Okay, so hello बच्चा लोग, I am Tolika Jha, your zoology teacher, and I welcome you all wholeheartedly to lecture number 2, Yakin 2027. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Namaste, namaste, namaste. Good afternoon. मैं बढ़िया बेटा. I am good. How are you all? आप कैसे हो? Yes, good afternoon to you all. कुचू पुचू. आप सब मेरे लिए कुचू पुचू जो बोल रहे हो, आप लोगों को कुचू पुचू. बेटा मैम तो बड़ी हैं. हाँ यार, ये आजकल क्या ही चल रहा है ना, कुचू पुचू. कोई भी चीज ट्रेंड में आ जाती है. मेरे रील में तो मेरा तो बेटा फीड ही किसी ने करप्ट कर दिया है. एक तो मैं आज रात, मतलब कल रात, पता मैं सुबह सोई हूं मैं. और वैसे ये मेरे साथ होता है, आजकल हो रहा है, मतलब पिछले 1 महीने से ऐसा हो रहा है मेरे साथ. पता है क्या, मैं किसी भी दिन उस दिन, आई ऑलवेज स्लीप टुमारो, आई नेवर स्लीप टुडे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आज भी आई नेवर स्लीप टुडे, आई ऑलवेज स्लीप टुमारो. देन टुमारो आई स्लीप डे आफ्टर टुमारो. आई नेवर स्लीप टुडे. मतलब अगर आप बोलोगे मैम क्या आज आप सोए हो, तो मैं बोलूंगी नहीं. एंड टुडे आई स्लेप टुडे, इफ यू गेट इट. मतलब मैं बहुत लेट सो रही हूं यार आजकल. कल तो मुझे नींद आई है 4 बजे. जनरली मेरा टाइम टेबल बहुत सॉर्टेड होता है. मैं बाई 11:30 मैं सो जाती हूँ और बाई 6:30 में उठ जाती हूँ. लेकिन पिछले 1 महीने में, और मैं बड़ा फेमस भी हूं इस बात को लेके कि मेरा बहुत ही डिसिप्लिन रूटीन है. मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ. मतलब अर्ली मॉर्निंग मेरे को टीचर्स बोलते भी हैं, कह रहे मैम आप इतनी सुबह सुबह कैसे उठ जाते हो. मैंने कहा मैं टाइमली सो जाती हूँ. बट किसकी नजर लगी है पता नहीं, दैट आई एम अनएबल टू स्लीप टुडे. मैं हमेशा अगले दिन सोती हूँ. नशरा के साथ भी ऐसा होता है. चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. यार हाँ, कुचू पुचू तुम यार मैं कह तो रही हूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है. मेरा स्लीप वेक साइकिल इतना, आई एम सो हेल्थ कॉन्शियस. मैं बहुत सुबह उठती हूँ, मतलब बहुत सुबह एज इन मैं पहले तो बहुत पहले उठती थी, बट पिछले 3-4 साल से फिक्स है मेरा. आई स्लीप बाई 11:30 एंड आई यूज टू गेट अप बाई 6:30 उठती हूँ, अपना योगा करती हूँ, काम स्टार्ट कर देती हूँ. लेकिन कुछ पिछले 1 महीने से यार मेरी ऐसी तैसी हो रखी है. मैं 1 बजे सो रही हूँ. और कल तो 1 बजे भी मैं, चलो मेरे को 1 बजे भी मुझे लग रहा था अरे यार मुझे तो गलत हो गया, 1 बजे सो रही हूँ मैं. लेकिन कल तो हद ही हो गई. कल तो मुझे 4 बजे तक नींद नहीं आई. चलो लेकिन आज मैं दिन भर नहीं सोऊंगी. जैसे मुझे पता है कि अभी मेरे को थोड़ी देर बाद थोड़ा हैवी लगेगा. 4 बजे मैं सोई और उठने का टाइम मेरा फिक्स है बेटा 6:30 में नींद खुलती है. मैं कितने बजे भी सोऊं, तो मैं 4 बजे सोई हूं, मैं 6:30 उठी हूं. बोन मैरो में बाय द से निकल के इस चीज में चला जाता है कि आप अपने दूसरे पेरेंट को, यानी अपनी मदर को कैसे आप ठीक कर सकते हो. क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से बेटा, मैं फिर रो पड़ूंगी, आप अपने पेरेंट्स से बेटा दूर हो जाते हो पढ़ाई के लिए, दिस एंड. बट जो हस्बैंड और वाइफ है, मम्मा पापा हैं, वो तो कितने साल, 40 साल 50 साल से साथ होते हैं. एक का अचानक से गायब होना उनके लिए बहुत हैवी होता है. तो मेरे भी जब फादर गए थे तो मेरा मेन कंसर्न अपना नहीं था. अपना तो एक बार को आप करते हो, लेकिन मेन कंसर्न क्या होता है कि आपके दूसरे पेरेंट. तो उन्होंने सेम चीज मुझे बोली कि मुझे तो मैम ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा, मुझे रियलाइज नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा अभी चल के बाहर से आएंगे और मुझसे बात करने लेंगे. मैंने कहा सर मैंने सेम चीज, मेरे को आज तक ऐसा लगता है कि पापा की आवाज कभी कभी आती है कि पापा आ जाएंगे. आज तक भी ऐसा होता है. तो वही है कि लेकिन जितनी जल्दी आप माइंड डाइवर्ट करते हो ना इस केस में, उतनी जल्दी आपको, क्योंकि आप जब भी खाली बैठोगे ना आपको वो थॉट्स, और ये जल्दी नहीं देगा, धीरे धीरे हीलिंग होती है. हीलिंग इज नॉट ऐसे, इट इज अ लीनियर प्रोसेस. धीरे धीरे हीलिंग होती है बेटा, अचानक से नहीं होती है. इसीलिए मैं बार बार उनको नहीं, कुछ कोई भी चीज एक बार आपको करना चाहिए, उसके बाद वो इंसान अपने आप डील करता है बेटा. वी ऑल कैन बी देयर, हम पूरी पीडब्ल्यू टीम है उनके साथ, ऑब्वियसली वी ऑल कैन बी देयर फॉर हिम. लेकिन इंसान, मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इंसान अपने आप ही ठीक होता है. और वो किसी के कहने से नहीं होता बेटा. आपको धीरे 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 एवरी डे थोड़ा 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 डाइल्यूट होता चलता है. ऐसे होता है बेटा. चलो स्टार्ट करते हैं. यस चलो बेटा. हाँ, और एक और चीज भी है ना यार. आप एक बात बताओ, ये लॉस तो
ये लॉस तो आपको कोई चीज फील ही नहीं कर सकती है। एक पेरेंट का लॉस तो कोई चीज नहीं फील कर सकती, सारी चीजें वापस आ जाती है, बट वो चीज वापस नहीं आती है। बट एवरीवन हैज टू, ऐसे सबको फेस करना ही पड़ेगा ना। चलो एक बार 2 मिनट नॉर्मल हो जाते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। यस यस, चलो। नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग बेटा, आई एम ऑल स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं वो कह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि मैं पापा को कभी भी भूल पाऊंगी? या गॉड फॉरबिड जिनके भी पेरेंट जाते हैं, बहुतों के बचपन में ही चले जाते हैं, मुझे उनका भी बुरा लगता है, क्या कोई अपने पेरेंट को कभी भी भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता बेटा, कभी नहीं भूल सकता। पर धीरे धीरे लाइफ मूव्स ऑन और आप दूसरे पेरेंट पे फिर ज्यादा फोकस करने लग जाते हो। मेरे तो मन में ये भी उस टाइम पे लग रहा था कि यार मैं और टाइम स्पेंड कर लेती, काम की वजह से हम लोग दूर हो जाते हैं ना अपने पेरेंट से। और जब वो लॉस होता है ना पेरेंट का, उस टाइम पे ना आपको सिर्फ एक चीज समझ आती है कि क्या मैं और टाइम स्पेंड कर सकती थी, क्या मैं कुछ करके इसको ठीक कर सकती थी। और मेरे फादर की तो सडन डेथ हुई थी, मतलब रात को हंसते हुए सोए थे, सुबह उठे नहीं, सोते सोते चले गए थे। तो मैं तो आज भी नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या मैं उस चीज को रोक सकती थी, क्या मैं और टाइम स्पेंड कर सकती थी, है ना। चल स्टार्ट करते हैं। यस, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड पार्ट 2 और ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेटा पानी पीते हैं एंड अच्छे से नोट पे, गुड एनर्जी पे स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। चलो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद कैमरा के इस तरफ से आपके पास फॉरएवर है बेटा। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। एक दो थप्पड़ जो पढ़ाई नहीं करते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। द वर्ल्ड इज योर्स, द वर्ल्ड इज योर्स, द वर्ल्ड इज योर्स। प्यारी सी दुनिया आप अपनी बनाओगे। और स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। यस यस, चलो चलो जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं। एक बार टर्बो चक्रा चला देती हूं मैं आपका। अब मैंने इतना बोला ना, अब मेरे को यहाँ दिख रहे हैं, मेरे यहाँ पे फादर की फोटो है और इधर भी फादर की फोटो है। और अगर लेट सपोज इफ आई इवन गेट टीयरी आईड, तो आपको बेटा मुझे सिंपैथाइज नहीं करना है। ये कई बार ऐसा होता है ना कि आपको किसी की याद आती है तो आंखें भर आती है। आई हैव हील्ड, चीजें तो ठीक ही हो चुकी हैं, अब लाइफ हैज मूव्ड ऑन। बट कभी भी याद आएगी तो खुशी में भी तो आंसू आएंगे ना। तो मुझे सिंपैथाइज मत करना कि मैम नहीं, खुशी के भी आंसू होते ना कि ओ पापा ऐसा करते थे, ऐसे होता है। चलो नाउ क्लोज योर आईज, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद बेटा, आंखें बंद कर लो। ओके, सबसे पहले बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। हम सारे एनिमल्स के अंदर कुछ फ्लूइड होता है जो सर्कुलेट करता रहता है ताकि सामान यहां से वहां चला जाए, फूड वेस्ट न्यूट्रिएंट, वो सारी चीजें यहां से वहां चली जाए। इसीलिए हमें एक बॉडी फ्लूइड की जरूरत है। अब जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो मीजोडर्म से बनता है। जिन एनिमल्स में मीजोडर्म है ही नहीं, उनमें बॉडी फ्लूइड नहीं हो सकता, तो वो एनवायरमेंटल फ्लूइड को ही बॉडी फ्लूइड की तरह काम करते हैं। अब इसमें लोअर एनिमल्स आते हैं जैसे पॉरीफेरा, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। ये तीनों एनवायरमेंटल फ्लूइड को ही अपनी बॉडी फ्लूइड बना लेते हैं। प्लैटीहेल्मिन्स में पहली बार मीजोडर्म आता है, बट वो ब्लड नहीं बन पाता है। तो प्लैटीहेल्मिन्स, एनेलिडा के बाद ही ब्लड वर्ड यूज करते हैं, एनेलिडा से ही हम ब्लड वर्ड यूज करते हैं। तो बच कौन गया? प्लैटीहेल्मिन्स एंड एस्केलिमिन्स। प्लैटीहेल्मिन्स में बॉडी फ्लूइड आप छोड़ सकते हो, बट उसे पैरेनकाइमा बोलते हैं। पी फॉर प्लैटीहेल्मिन्स, पी फॉर पैरेनकाइमा छोड़ सकते हो। एस्केलिमिन्स में जो स्यूडोसीलोम होता है ना, पाउचेस, उसके अंदर जो फ्लूइड है, स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड है, उसमें भी ब्लड नहीं है। एनेलिडा में पहली बार ब्लड आएगा और उसके बाद आगे सारे एनिमल्स में ब्लड रहेगा। एनेलिडा टू कॉर्डेटा। यस, लेकिन वर्टिब्रेटा में एक और फ्लूइड, सिर्फ वर्टिब्रेटा में, यानी फिशेज, एम्फिबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, वर्टिब्रेटा में ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड होता है विच इज योर लिम्फ। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड है? ब्लड है और लिम्फ है, यही दोनों हमें पढ़ने हैं। पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम मीजोडर्म से बनता है। पहले ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड हमारी बॉडी में घूमता रहता है, ये विलियम हार्वे ने बोला था। ब्लड जो है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक है लिक्विड, पहले तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड मैट्रिक्स एंड नो फाइबर्स। इट हैज टू कंपोनेंट, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा इज 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट इज 45%। जो फॉर्म्ड एलिमेंट है दे आर WBC, RBC एंड प्लेटलेट। जो प्लाज्मा है इसके दो कंपोनेंट है, 90 to 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है। प्रोटीन बहुत सारे टाइप के हैं, बट मेजर 3 टाइप के प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, ग्लोब्यूलिन डिफेंस के लिए, गामा ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन सब उसी को कहते हैं, एंड फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, ये क्लॉटिंग के लिए होता है।
प्लाज्मा में इसके अलावा कुछ और चीजें भी डिसॉल्व स्टेट में रहती है, जैसे आयंस, सोडियम क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा, लेकिन ये ट्रांजिट में रहते हैं, इनका हम फिक्स नहीं बता सकते, कभी ज्यादा कभी कम, फिक्स नहीं बताएंगे। इसके अलावा कुछ और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, मेन तो फाइब्रिनोजन है, बट उसके अलावा पीछे कुछ और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं जो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। अगर आप प्लाज्मा में से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हो, देन व्हाट वी गेट इज सीरम। इसके अलावा मैम ने कहा था सीबम भी एक चीज है, सीमेन भी एक चीज होती है। फिर हमने स्टार्ट किया था प्लाज्मा का कलर जो है वो स्ट्रॉ कलर है बिकॉज ऑफ प्रोटीन, क्योंकि वाटर में तो कोई कलर होता नहीं है, तो प्लाज्मा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है प्रोटीन की वजह से, यानी विस्कस हो चुका है। फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था आरबीसी। आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट, इसकी लाइफ होती है 120 डेज। ये बनता है, सारे ही ब्लड सेल्स बनते हैं हमारे रेड बोन मैरो में बाय द प्रोसेस ऑफ हिमेटोपोइसिस। आरबीसी एरिथ्रोसाइट की लाइफ होती है 120 डेज। इसका नंबर होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ में हमने बता दिया था, डेसिमल के बाद 001 ml की हम बात कर रहे हैं। एरिथ्रोसाइट के ऊपर का रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंटेड प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी के सरफेस पे होता है, ज्यादा जगह चाहिए तो हमने सारे ऑर्गेनल्स निकाल दिए, न्यूक्लियस कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है आरबीसी में ऑफ मैमल्स। फिशेज, एम्फिबियन, रेप्टाइल्स वगैरह में आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, मोस्ट मैमल्स के, कुछ एक्सेप्शन है कैमल एंड लामा। जो हमारा आरबीसी है दैट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इन्यूक्लिएटेड। आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हीमोग्लोबिन से CO2 भी बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन भी बाइंड करता है। जब आरबीसी की लाइफ खत्म हो जाती है 120 डेज के बाद, तो आरबीसी को दफनाया जाता है ग्रेवयार्ड में, विच इज स्प्लीन। अब किसी और सेल का हम ग्रेवयार्ड नहीं बात करते हैं क्योंकि बाकी बॉडी के सेल्स के पास सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम होता है, वो खुद ही सेल को डिस्ट्रॉय करता है। आरबीसी के पास नहीं है तो उसको कहीं जाके दफनाना पड़ता है। That is it. हीमोग्लोबिन कंटेंट, ब्रीदिंग रेट जितना है, बस हमने यूनिट चेंज कर दिया, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, इसके पास कोई पिगमेंटेड प्रोटीन नहीं है, ये कलरलेस इसीलिए होता है। डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है 6 to 8,000 पर mm³। डब्ल्यूबीसी डिफेंस के लिए होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मोस्ट ऑफ द डब्ल्यूबीसीज आर शॉर्ट लिव्ड अप टू 1 वीक। लेकिन मेमोरी सेल्स जब हम बनाएंगे वो थोड़े लॉन्ग लिव्ड होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी की दो मेन कैटेगरी है, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, ग्रैन्युलोसाइट में ग्रैन्यूल्स इट विल बी बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ए ग्रैन्युलोसाइट में आता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। पूरे के पूरे 5 टाइप में सबसे बड़ा मोनू है, मोनू सबसे बड़ा है, यानी मोनोसाइट सबसे बड़ा है, और जब ये टिश्यू के अंदर चला जाता है तो ये अपने आप को और बड़ा समझने लग जाता है, और इसे ही हम कहते हैं मैक्रोफाज। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बोलेंगे, नेवर लेट मी एंटर बस, यानी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। परसेंटेज की बात करते तो रफ अगर मैम ने बोला तो 60, 30, 6, 3, 1। एनसीईआरटी से मैच करते हैं तो 60 to 65%, 20 to 25%, 6 to 8%, 2 to 3%, 0.5 to 1% होता है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रोफिल का न्यूट्रल है, वो कह रहा है मैं कहीं भी जा सकता हूं, आई एम न्यूट्रल, नो ओपिनियन, देयरफॉर मल्टी लोब्ड, बहुत सारे पॉलीमॉर्फी, न्यूक्लियस का बहुत सारे लोब्स है, कोई फिक्स नहीं है। देन वी हैव न्यूट्रोफिल के बाद नेवर लेट। लिम्फोसाइट राउंड न्यूक्लियस है, नेवर लेट मी। मोनोसाइट, मोनू ने अपनी किडनी बेच दी है, यानी किडनी शेप है, नेवर लेट मी एंटर। ई इओसिनोफिल, इओ सुनो 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 सुनो, इओ 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 सुनो, यानी हेडफोन से ही तो आप सुनोगे। एंड देन बेसोफिल, बेस एस। अयो कहां घूम गई बेटा, मैं कहां घूम गई, मैं बोलते बोलते कहां घूम गई। आई एम सो सॉरी यार, मैं खो जाती हूँ यार, मैं खो जाती हूँ, आई एम सो सॉरी। चल स्टार्ट करते हैं बेटा। सबको याद है इतनी सारी चीजें, सबको याद है ये सारी चीजें, जल्दी से बताइयो ये क्या हुआ। बेटा बेटा एक बात बताओ, ये तो अच्छी एक बात बताओ मैं आपको, सही टाइम पे मेरा बोलना खत्म हो गया। अच्छी बात है मैंने सिर्फ न्यूक्लियस के शेप तक बताया था, अगर मैंने इस टॉपिक से आगे पढ़ाया होता तो अभी आपकी मैम इलेक्ट्रिक शॉक में बाल वाल ऐसे खड़े हो गए होते। इतना बड़ा सा यहाँ पे स्टैंडिंग लाइट है इसको करने के लिए, और मैं उसी में चिपकने वाली थी बेटा, मैं एकदम अभी चिपक जाती जाके लाइट में, ऐसे टर्न होता मेरा, ऐसे गोल गोल चक्री 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 घूमती यहाँ पे, टू नो 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 नो, ऐसे हो जाता मेरा वे। चलो हाँ हाँ हाँ, सही में टकरा जाते
चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ओह दैट इज अ गुड वे टू थिंक। एक बच्चा कह रहा है मैम पापा ने आपको अपनी तरफ घुमा लिया था। ओह आई लाइक दैट। चलो स्टार्ट करते बेटा। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने WBCs के, ध्यान से, हमने WBC में 5 टाइप कर लिए, पांचों के न्यूक्लियस कर लिए, पांचों के परसेंटेज कर लिए। अब हम पांचों का फंक्शन करेंगे। 5 टाइप के डिफेंस के सेल्स है। ध्यान से बेटा सीरियस हो जाओ। चलो हमारी बॉडी में 5 टाइप के WBC हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई बीमारी ना हो जाए। सबके प्रोटेक्ट करने का तरीका अलग है। जैसे आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं, अब पांचों आपसे प्यार करते हैं, लेकिन पांचों का तरीका अलग है। कुछ आपको डांट के प्यार करते हैं, कुछ आपको ऐसे दुलार करके प्यार करते हैं, कुछ टॉन्ट करके प्यार करते हैं। सबका लव लैंग्वेज अलग है, लेकिन करते तो सब प्यार है आपसे। सिमिलरली WBC 5 टाइप के हैं, सबका काम है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, बट सबका तरीका थोड़ा अलग। किसी का कैजुअल तरीका है, किसी का थोड़ा अलग तरीका है। यस, सो फंक्शन ऑफ WBCs क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ WBC, फंक्शन लिख लेते हैं। चलो तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन हम लिख लेंगे। देखो बेटा पहले मैं इससे स्टार्ट करती हूं। MN जो होता है MN फेगोसाइटिक। अब बहुत ध्यान से बेटा एकदम सीरियस हो जाओ, मैं कमेंट सेक्शन भी बंद कर देती हूँ यार। मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ कि मैम ने कल ही आपको बोला एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पूरा टर्बो चक्रा चला दिया। छोटा सा कल टॉपिक हुआ था, एकदम पंप अप रहो, एकदम के एकदम डेली के डेली निपटाओ। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। पुराने 3 चैप्टर छूट गए, जिसके बैकलॉग हो गया, नंबर नहीं आया, अभी भूल जाओ उन 3 चैप्टर को, अब भूल जाओ। यहां से पिक करो, यहां से पिक करो बेटा। लास्ट में 3 चैप्टर करना, अभी यहां से पिक करना स्टार्ट करो। ओके चलो सबसे पहले मैं कह रही हूं 5 टाइप के WBC में से 2 WBC मेन होते हैं। दे आर फेगोसाइटिक, यानी आपकी बॉडी में जब पैथोजन आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, तो सिर्फ 2 ही WBC हैं जो उसे खा के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बाकी 3 WBC मार ही नहीं सकते पैथोजन को। ये माइंड में बिठा लो, 2 ही WBC हैं जो पैथोजन को खा जाएंगे। बाकी जो 3 WBC है मैं भी आपको बताऊंगी, वो मार नहीं सकते हैं। कुछ और तरीके से उसको रोक सकते हैं बढ़ने से, लेकिन मार नहीं सकते हैं। मार सकते हैं सिर्फ 2 WBC, MN M and N फेगोसाइटिक। ऐसे कैसे लिख दूं, पहले डब्बा बना देती हूं। MN यानी मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, MNR फेगोसाइटिक। तो क्या लिख दें? मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल आर फेगोसाइटिक। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल आर फेगोसाइटिक। दैट मींस यही दोनों सेल जो हैं सूडोपोडिया बना के एनगल्फ करके पैथोजन का खात्मा कर देंगे। यानी अगर ये है, सिर्फ यही 2 ऐसे WBCs हैं जो कि एनगल्फ करके पैथोजन को खाएंगे। अगर ये पैथोजन है, इसको ऐसे करके सूडोपोडिया बना के उसको खा जाएंगे। सिर्फ 2, इसके अलावा कोई और नहीं, M और N, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। अब मोनोसाइट ही जब टिश्यू में जाता है, मैक्रोफाज है, तो वहां पे भी वो सेम काम करेगा। किसी टिश्यू में अगर इन्फेक्शन, लेट्स सपोज मैं मोनोसाइट हूं, मैं ब्लड में घूम रही हूं, अचानक मुझे पता लगा अच्छा इस टिश्यू में एक इन्फेक्शन है, तो अब मुझे यहां जाके इसको खाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, कैपिलरी की बीच में से स्क्वीज करके निकलूंगी। उस प्रोसेस को कहते हैं डायापेडेसिस। बीच में से कैपिलरी से निकलूंगी, ब्लड में से टिश्यू में चली जाऊंगी। टिश्यू में जाके मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी, मैक्रोफाज, और वहां जाके खा जाऊंगी। फिर मैं वहीं पे प्रेजेंट रहूंगी कि आगे भी कोई इंफेक्शन आएगा तो मैं इसको खा लूंगी। यस, सो मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल आर फेगोसाइटिक, ये खाने के लिए होते हैं। मोनोसाइट का दूसरा नाम हो गया, अच्छा मोनोसाइट ना अलग, अभी मैंने क्या बोला आपको बेटा कि मोनोसाइट किसी भी टिश्यू में जाएगा खाने के लिए, फिर वो वहीं रह जाता है। तो अलग अलग टिश्यू में फिर ये अपना नाम भी अलग अलग कर लेता है। जनरल हम बोलते हैं मैक्रोफाज। अगर ये लिवर में जाता है तो लिवर में ये अपना नाम बदल के और फैंसी नाम रखता है। कह रहा लिवर में मैं कहलाऊंगा कफर सेल, ब्रेन में मैं कहलाऊंगा माइक्रोग्लायल सेल, लंग्स में मैं कहलवाऊंगा डस्ट सेल, लेकिन स्किन एरियोलर टिश्यू वगैरह में मैं अपने आप को कहलवाऊंगा मैक्रोफाज।
तो आपकी एनसीईआरटी सिर्फ मैक्रोफाज की बात कर रही है, तो हमने इसीलिए आगे जाके लिख लेंगे मैक्रोफाज। अनदर नेम लिख ले इसका, अनदर नेम लिख ले, मोनोसाइट, मोनोसाइट, मोनोसाइट इज कॉल्ड क्या क्या बोलते हैं मोनोसाइट को? मैक्रोफाज बोलते हैं, मैक्रोफाज बोलते हैं इन टिश्यू। कफर सेल वगैरह मैं ट्रायंगल में बना देती हूं, ये आपको नहीं भी करना है, छोड़ सकते हो। कफर सेल्स इन लिवर, लेकिन सिर्फ कफर सेल छोड़ना, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर होता तो लिवर अच्छे से पढ़ते हैं, तब मैं ये ट्रायंगल भी नहीं बनाती, लेकिन अभी आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो कफर सेल। लेकिन ब्रेन वाला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ब्रेन तो टॉपिक पढ़ना है हमने। माइक्रोग्लायल सेल इन ब्रेन, माइक्रोग्लायल सेल इन ब्रेन, मोनोसाइट को ही हम कहते हैं माइक्रोग्लायल। तो ब्रेन में कोई इंफेक्शन आता है तो यही माइक्रोग्लायल सेल, यस। और इसी को डस्ट सेल कहते हैं लंग्स में, वो मैं नहीं लिख रही हूं, अगर किसी को लिखना है तो ट्रायंगल बना के लिख लो, डस्ट सेल इन लंग्स, रेटिकुलर सेल वगैरह कुछ कुछ। एनीवेज, आपको याद क्या रखना है, फिर से देख लो बेटा, आपको ये तो याद रखना ही है पूरा का पूरा, और एक आपको माइक्रोग्लायल सेल याद रखना है और एक मैक्रोफाज याद रखना है। न्यूट्रोफिल का भी दूसरा नाम है, न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो ये बात भी लिखेंगे। Neutrophil is also called, neutrophil is also called, क्या बोलते हैं न्यूट्रोफिल को? PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्यों बोलते हैं पॉलीमॉर्फो? इसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी यानी शेप फिक्स नहीं है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट यानी WBC, ऐसा ल्यूकोसाइट जिसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी बहुत सारी हो सकती है, उसे हम कहते हैं PMNL। नाउ दीज टू आर फेगोसाइटिक इन नेचर। फेगोसाइटिक का मतलब है फेगोसाइट करके खा जाएगा। अब क्योंकि कभी कभी इनको निकल के टिश्यूज में भी जाना पड़ता है इन्फेक्शन को खाने के लिए, तो ये किसी तरीके से ही निकल के टिश्यू में जाएंगे ना। So the process by which they squeeze out of blood through capillary and gets into tissue is called diapedesis. डाइपर से याद रखो, डाइपर से याद रखोगे कि WBC डाइपर पहनने के लिए टिश्यू में जाता है। किस कोई चीज एक बना लिया करो, उसको मैच कर लो ऑप्शन आते ही। तो WBC जब देखता है कि टिश्यू में इंफेक्शन है तो कहता है जरा डाइपर लेकर आता हूं। तो डाइपर लेने के लिए WBC टिश्यू में जाते हैं, डाइपर लेने के लिए डायापेडेसिस। द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC, द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग आउट, एकदम दब दब के जाएगा ना, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम कैपिलरी टू टिश्यू, फ्रॉम कैपिलरी टू टिश्यू। कैसी राइटिंग आ रही है इस बोर्ड पे? इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मैम डाइपर, डायापेडेसिस। डाइपर से भी याद रख सकते हो अगर आएगा तो। WBC निकल के टिश्यू में डाइपर लेने जाता है, डायापेडेसिस। यस यस। अब 2 WBC के फंक्शन हो गए हैं मैम। नेक्स्ट इज योर इओसिनोफिल। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इओसिनोफिल क्या करता है? ये तो सारे बच्चे आज तक रटते हुए आए हैं, मुझे ऑनेस्टली बता देना कि सच में रटते आ रहे थे कि नहीं रटते आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में पूछूंगी, झूठ नहीं बोलना, अगर पहले से ही पता था तो बता भी देना। एनसीईआरटी कह रही है, लेकिन आज तक मुझे सबने बोला है कि यस मैम रट ही रहे थे। इओसिनोफिल रेजिस्ट्स इन्फेक्शन, एनसीईआरटी की पहली लाइन जो इओसिनोफिल के बारे में, इओसिनोफिल रेजिस्ट, पहले ऐसे करके लिख लेते हैं, रेजिस्ट इन्फेक्शन, रेजिस्ट इन्फेक्शन, रेजिस्ट इन्फेक्शन। और सेकेंड पॉइंट, इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शन, इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शन, इन्वॉल्व्ड इन।
अब रेजिस्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या है यार, ये तो वर्ड कहां से आ गया रेजिस्ट इन्फेक्शन, इनका तो हमें समझ आ गया, ये तो खा के ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब इमेजिन करो कि मैं गार्ड हूं, ठीक है, और ये भी एक गार्ड है, मैं हूं मोनोसाइट, ये है न्यूट्रोफिल। जैसे ही कोई दुश्मन आया हमने उसको खावा के निपटा के डकार मारा। लेकिन अब मैं इयोसिनोफिल हूं, इयोसिनोफिल हूं, एक दुश्मन आया, ठीक है, घर में घुसने के लिए। अब मेरा काम है, मैं तो गार्ड हूं, अब मैं उसको मार नहीं सकती हूं, बट मैं क्या करूंगी, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, मार दूंगी मार दूंगी मार दूंगी, इधर नहीं जाना, अरे इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, और इस ऑर्गन में कैसे जा रहे हो, अरे इस ऑर्गन में कैसे जा रहे हो। सो आई एम जस्ट प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन टू एंटर इनटू एनी ऑर्गन। मैं ब्लड में हूं, मैं रेजिस्ट कर रही हूं इन्फेक्शन को कि बढ़े ना, ये यहां मत जाओ, यहां नहीं है, यहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना। तो कभी भी बेटा अगर आपको कोई फीवर वगैरह होता है ना, आप अपना ब्लड रिपोर्ट टेस्ट कराना, उसमें इयोसिनोफिल का नंबर बहुत ऊपर दिखेगा, उसमें इयोसिनोफिल का नंबर बहुत ऊपर दिखेगा। तो जब भी कोई इन्फेक्शन आता है ना, तो ये तो मारने के लिए आएंगे, तो ये खाएंगे खाएंगे खाएंगे, उतनी देर में ब्लड में है ना यार, ये ब्लड सेल्स हैं, ब्लड में है तो किसी भी ऑर्गन में जा सकता है। अब हम नहीं चाहते किसी ऑर्गन को जाके खराब करे, ब्लड में तो ये मारेंगे, तो कह रहा है अरे इधर नहीं जाना है। सो इट्स नंबर इंक्रीजेज इन इन्फेक्शन टू रेजिस्ट कि ये इसमें नहीं जाएंगे, ये इसमें नहीं जाएंगे, ये इसमें नहीं जाएंगे, तब तक में मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे आएंगे, इन्फेक्शन को खाएंगे खाएंगे खाएंगे। तो ये रेजिस्ट करेगा इन्फेक्शन को, ये धमकी बेला है। ऐसे नहीं बनते हैं मैं मार दूंगा, हाँ मैं मार दूंगा, हाँ मैं भी मार दूंगा, हाँ तू मार के दिखा, तू मार के, ये वो वाले हैं। नेक्स्ट इज इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, नेक्स्ट इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। अब अजीब सी बात है, 12th क्लास की एनसीईआरटी खोल लो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें कह रहे हैं कि एलर्जी का पूरा एक पैराग्राफ है, उसमें कह रहे हैं एलर्जी में मास्ट सेल काम करता है। सबको याद आ रही होगी ये बात कि मैम 12th क्लास के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में लिखा है कि एलर्जी में मास्ट सेल काम करता है, और 11th क्लास कह रही है कि एलर्जी में इयोसिनोफिल काम करता है। और आ गया क्वेश्चन में कि एलर्जी में कौन सा सेल काम करता है, मास्ट सेल काम करता है या इयोसिनोफिल। तो जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो ढूंढने की कोशिश करेंगे बोथ, क्योंकि बोथ मिल गया तब तो ठीक है। 11th क्लास कह रही है एलर्जी के लिए इयोसिनोफिल, 12th क्लास कह रही है एलर्जी के लिए मास्ट सेल, बोथ मिल गया हमारी बल्ले बल्ले। लेकिन अगर बोथ दिया ही नहीं है, अब क्या करोगे? तो अब हम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। एलर्जी दो टाइप की होती है, एक होती है फुल बॉडी की एलर्जी यानी ब्लड एलर्जी, और एक होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की एलर्जी। लेट सपोज मुझे आर्टिफिशियल इयरिंग से एलर्जी है, लड़कियों को होगी बेटा, आर्टिफिशियल पहनते होगे तो कान नहीं पक जाते हैं, पक जाते हैं, खुजली होने लग जाती है, पानी भर जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो क्या आपने जब इयरिंग पहनी तो सिर्फ कान की एलर्जी हुई कि पैरों में भी खुजली होनी स्टार्ट हो गई, ऐसे इयरिंग उतारी पैरों की खुजली भी ठीक हो गई? इयरिंग पहनोगे बेटा तो यहीं पे एलर्जी होगी ना, या पेट पे भी एलर्जी हो गई, पीठ पे भी एलर्जी हो गई, पैरों में भी हो गई, हाथ में भी हो गई, नहीं, एक ही जगह की एलर्जी होती है। तो अगर एक पर्टिकुलर टिश्यू की एलर्जी है तो वो मास्ट सेल करता है, जो 12th क्लास कह रही है कि एक पर्टिकुलर जगह की टिश्यू की एलर्जी है तो मास्ट सेल करेगा। लेकिन कई बार जैसे मेरी दीदी को मेथी से एलर्जी है, तो वो मेथी के पराठे खाती है ना, तो उसके पूरी बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, पूरी बॉडी में खुजली खुजली स्टार्ट हो जाती है, तो वो ब्लड की एलर्जी है, क्योंकि जैसे ही मेथी का कोई इंग्रेडिएंट उसकी ब्लड में जाता है तो ब्लड की एलर्जी, यानी फिर पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है तो पूरी बॉडी की एलर्जी होगी। तो ये तो ब्लड सेल है, मास्ट सेल ब्लड सेल नहीं है, अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो ब्लड की एलर्जी है अगर, तो फिर इयोसिनोफिल। तो अगर ऑप्शन में दोनों नहीं है, देन यू विल सी कि वो एलर्जी विच ब्लड सेल कह रहे हैं, तो आप इयोसिनोफिल मार्क करोगे। एलर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू या कुछ ऐसा करके बताएंगे तो आप फिर वो मार्क करोगे। यस, सो इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, और इट इज इन्वॉल्व इन इट ऑल्सो रेजिस्ट इन्फेक्शन। ए सुनो सुनो इधर मत जाना, ए सुनो इधर मत जाना, ए सुनो, तो ऐसे भी याद रखियो, जो सुनो सुनो कर रहा था ना, इयो इयो सुनो इयो सुनो, वो कहता है ए सुनो इधर मत जाना, ए सुनो इधर मत जाना, ए सुनो इधर मत जाना। यस, सो दिस इज इयोसिनोफिल। नाउ 3 हो गए हमारे, 1 2 3, देन इज योर बेसोफिल। सो नेक्स्ट वी हैव बेसोफिल। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? बेसोफिल लिखेंगे। नेक्स्ट इज बेसोफिल। बेटा जागते रहो, सोना नहीं, आज तो मैं ही ना सो जाऊं, जागते रहो, सोना नहीं है। बेसोफिल एनसीईआरटी कह रही है इन्वॉल्व इन, पहली बात तो सिक्रीट्स, क्या क्या सिक्रीट करेंगे? सिक्रीट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, 3 केमिकल सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट्स हिस्टामिन, यस, सेरोटोनिन, यस,
एंड हेपेरिन। एंड हेपेरिन बेटा ना एक चीज बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखोगे, अभी जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं ना कि लिम्फोसाइट वगैरह एंटीबॉडी बनाते हैं, इवन एंटीबॉडी भी मार नहीं सकते हैं पैथोजन को, अल्टीमेटली मारते सिर्फ यही दोनों है, फेगोसाइटोस करके खा के पचाना, वो बताऊंगी मैं आगे, ठीक है। सो जो बेसोफिल है ये 3 चीजें सिक्रीट कर रहा है, बेस एस, तो ये सिक्रीट कर रहा है 3 चीजें, हिस्टामिन विच इज वैसोडाइलेटर, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी एरियोलर टिश्यू में, सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर, हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट। यस, अब ऑल दो मैं आपको ये सारी चीजें बता चुकी हूं एरियोलर टिश्यू में, क्या बेटा आप सबको याद है? यस, मीजा, मिर्जा, इंसिया, मीसम, मास्ट सेल, ये वही है एरियोलर टिश्यू वाला। तभी तो अगर स्किन की एलर्जी होगी, कान की एलर्जी यहाँ पे स्किन की होगी तो मास्ट सेल करेगा ना, तभी मैम वो एलर्जी वहां पे वो करेगा। वेरी गुड बेटा, ओके। अब सुनो, पानी पीऊंगी मैं। बहुत अच्छे बेटा, एक बच्चे ने लिखा मैम ये तो मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं। मैं आई विल जस्ट टेक पॉज टू अप्रिशिएट यू ऑल। बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही है, धीरे धीरे मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें भी होती जा रही हैं और मुझे खुद पे भी अच्छा फील हो रहा है कि आप लोग, जो मैं चाहती थी, मैं यही चाहती थी बेटा हमेशा से कि जूलॉजी को फील कर लो कि जब कोई चीज आए तो आप कनेक्ट कर पाओ। नहीं नहीं मैम ये तो वहां भी था, अब आप लोग बेटा धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हो। बच्चे लिख रहे हैं मैम मास्ट सेल, ये तो मैम मास्ट सेल सिक्रीट कर रहा था, ये तो मैम एरियोलर टिश्यू में हो रहा था। सो आप लोग कर पा रहे हो चीजों को कनेक्ट। अब यस, यही सेम चीजें मास्ट सेल भी सिक्रीट कर रहा था एरियोलर टिश्यू में। तो उससे हमें क्या पता लगा? हमें उससे ये चीज पता लगी कि बेसोफिल जब तक ब्लड में है तब तक वो बेसोफिल है, और जब ये टिश्यू में चला जाएगा तो इसी को मास्ट सेल बोलते हैं। जैसे मोनोसाइट जब तक ब्लड में था तब तक ये मोनोसाइट था, जब ये टिश्यू में गया तो इसको हमने मैक्रोफाज बोला। सिमिलरली ब्लड सेल इज बेसोफिल, जब ये टिश्यू में जाता है इसी को हम कहते हैं मास्ट सेल। तो सेम ही काम है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, वैसोडाइलेटर, वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड एंटीकोएगुलेंट। तो अब ये बात लिख देंगे हम यहाँ पे, सिक्रीट्स ये तीनों। नेक्स्ट पॉइंट, यही बात लिखेंगे, लेकिन पहले इसका दूसरा फंक्शन लिख लेते हैं। पहला फंक्शन तो ये 3 सिक्रीट कर रहा है, दूसरा फंक्शन है बेसोफिल का, इट इज इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन। लेट सपोज बेटा मैंने अनुष्का को ऐसे करके घूसा मारा, हाइपोथेटिकली, सॉरी अनुष्का, अगर मैंने अनुष्का को एक घूसा मारा और मेरी अंगूठी उसको लग गई, थोड़ी सी लग गई, तो पहले वो एरिया लाल हो जाएगा, और अगर खून नहीं भी निकला, थोड़ा सा स्क्रैच हुआ, घूसा ही मारा बस मैंने, तो थोड़ा सा सबसे पहले एरिया क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। चलो उसको हटा दो, पिंपल की बात करते हैं, पिंपल्स की बात करते हैं, आपको एक नई इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। हाँ, सूजन, स्वेलिंग, हाँ, लेमैन के टर्म में, वेरी गुड बेटा, रेडनेस, पस पस बन जाता है, तौफिक तौफिक कह रहा है, यस। तो सुनो होता क्या है इन्फ्लेमेशन में, लेट सपोज ये मेरा चेहरा है और मुझे यहां पर हो गया है एक पिंपल। अब पिंपल होता जब है जिसको भी, सबसे पहले वो एरिया क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। पिंपल होने पे सबसे पहले वो एरिया क्या हो जाता है? रेड होता है। क्योंकि पिंपल तब हो अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। लेट सपोज यहां पे कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, ये आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन है, स्किन के नीचे ये रहे हमारे ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ये आ गया कोई इन्फेक्शन, स्किन में कोई इन्फेक्शन आ गया।
अब जब इन्फेक्शन आता है स्किन के अंदर, तो स्किन में बैठा होता है मास्ट सेल, एरियोलर टिश्यू में मास्ट सेल है, ये लेट सपोज इन्फेक्शन है, स्किन में आ गया, स्किन यानी वही एरियोलर टिश्यू वगैरह सब है ना पूरा एपिथेलियम के नीचे, तो हमने कहा ये बैठा है मास्ट सेल। मास्ट सेल को समझ आ गया कि इन्फेक्शन आया है, तो अब मारेंगे तो सिर्फ यही दो सेल, विच इज मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। यस, मैक्रोफाज यहां पे है लेकिन कम है लेट सपोज, तो अब ये चाहता है कि और मैक्रोफाज आए। मैक्रोफाज यहां बैठा है, मैक्रोफाज लेट सपोज यहां बैठा हुआ है एरियोलर टिश्यू में, कह रहा है मैं पैथोजन को खा लूंगा, लेकिन ये पैथोजन अपना मल्टीप्लाई भी तो कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है मैम, इसका नंबर बढ़ रहा है, तो ये मैक्रोफाज कह रहा है कि मुझे और मैक्रोफाज चाहिए मारने के लिए। तो जो साइड में मास्ट सेल है, मास्ट सेल सबसे पहले सिक्रीट कर देगा क्या, हिस्टामिन। व्हाट इज हिस्टामिन? हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर, जो ब्लड वेसल्स को, जो नीचे ब्लड वेसल्स हैं, इस एरिया के ब्लड वेसल को मोटा कर देंगे, ताकि ब्लड ही ब्लड आए, और उसी ब्लड में तो ब्लड सेल्स आएंगे, यानी मोनोसाइट आएगा। तो सबसे पहले कोई भी इंफेक्शन आपको होता है तो एरिया रेड हो जाता है। रेड का मतलब है कि वहां पे ब्लड का सप्लाई बढ़ चुका है, तभी वो एरिया रेड हुआ है। कहीं भी आपको रेडनेस आए तो क्या मतलब है, थप्पड़ पड़ो रेडनेस आती है, उसका भी रीजन होता है क्यों आती है, बट एनीवेज एरिया रेड क्यों होता है पिंपल आने से पहले, क्योंकि मास्ट सेल सिक्रीट करता है हिस्टामिन। हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर, और ये आपकी ब्लड कैपिलरीज को, वहां पे ब्लड वेसल्स वगैरह को डायलेट करेगा, सो दैट और ब्लड आए, और ब्लड आएगा तो और मोनोसाइट आए, तो बहुत सारे मोनोसाइट आएंगे। अब जब मोनोसाइट लेट सपोज यहां पर आ गए, लेट सपोज ये 2-3 मोनोसाइट आ गए, अब मोनोसाइट क्या करेंगे, डायापेडेसिस करके इस टिश्यू के अंदर जाएंगे। तो डायापेडेसिस करके धीरे धीरे मोनोसाइट कहां आ गए, टिश्यू के अंदर आ गए। तो यार भर भर के जब मोनोसाइट जाएगा, जब निकल के मोनोसाइट जा रहा है, सेल जा रहा है, तो आपको क्या लगता है प्लाज्मा नहीं जाएगा साथ में? प्लाज्मा भी तो जाएगा, लिक्विड है, कह रहा मैं भी जाऊंगा, तो प्लाज्मा भी बहुत सारा जाने लगता है। तो ये एरिया सेकंड नंबर फूल जाता है, थोड़ा फूलता, रेडनेस होने के बाद फूल जाता है, पिंपल फूल जाता। फूलता क्यों है? फूलने का मतलब है कि बहुत सारे मोनोसाइट आ चुके हैं, प्लाज्मा आ चुका है, तो एरिया फूल गया, स्वेलिंग हो गई। उसके बाद धीरे धीरे आपको पेन स्टार्ट होता है। पेन का मतलब है अब इन दोनों में फाइट चल रही है, पैथोजन मैक्रोफाज सब में लड़ाई चल रही है। तो एक दो आपके WBC भी मर रहे हैं, पैथोजन भी मर रहे हैं। पैथोजन जैसे जैसे मरता जाता है वैसे वैसे पस बनता जाता है। पस क्या है? व्हाट इज पस? पस इज डेड बैक्टीरिया, डेड पैथोजन, जो खराब चीज आ गई थी उसको मारी जा रही है वहां पे, तो पस बन जाता है, फिर आपको व्हाइट व्हाइट पस दिखने लगता है। जब तक पस बनता रहेगा यानी और डेड, और पैथोजन मरता जा रहा है। पस इज बेसिकली डेड पैथोजन। तो धीरे धीरे पस बनता है, बनते 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 व्हाइट व्हाइट कलर का पस निकलता, जब तक पस निकलता रहेगा यानी पैथोजन मर रहा है। एक टाइम के बाद आना पस बनना बंद हो जाएगा, फिर वो एरिया ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। यस, सो दिस इज इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन कौन करा रहा है? ब्लड में तो बेसोफिल ही कराएगा, ये हिस्टामिन वगैरह, जो मास्ट सेल है वही बेसोफिल है, तो इसीलिए इट इज इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेशन। बेसोफिल इज कॉल्ड मास्ट सेल इन टिश्यू। बेसोफिल को ही हम मास्ट सेल कहते हैं टिश्यू में। क्लियर है? ओके, नाउ लास्ट इज लिम्फोसाइट। 4 हो गए, लास्ट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या? लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, योर बी लिम्फोसाइट एंड योर टी लिम्फोसाइट। दो टाइप के लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की सारी डिटेलिंग 12th क्लास में है, CMI एंड HMI। तो पहले हम लिम्फोसाइट में क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे इसमें दो टाइप के हैं, बी सेल एंड टी सेल। 12th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, बी सेल एंड टी सेल। बी सेल ब्लड के इंफेक्शन को ठीक करता है। अब अगेन सुनो मेरी बात बेटा, बी लिम्फोसाइट जो है ना, ये एंटीबॉडीज बनाता है।
हम जो 12th क्लास में पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन होते हैं जो पैथोजन को जाके पकड़ लेते हैं। अगर ये एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडीज अभी आप पढ़ोगे एंटीबॉडीज 12th क्लास में, अभी भी पढ़ेंगे। व्हाट आर एंटीबॉडीज, ध्यान से सुनेंगे। जब आपके ब्लड में कोई भी चीज आती है जो ब्लड को अच्छी नहीं लगती, वो कहता नहीं ये काम की नहीं है, ये मेरी बॉडी की नहीं है, तो जो बी सेल है ना, कुछ बंदूकें बनाता है, कुछ प्रोटीन बनाता है, उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। और ये है बेटा चाइनीज बंदूक, फर्जी बंदूक, यानी ये मार नहीं सकते हैं, ये सिर्फ चुभो सकते हैं। तो बेसिकली एंटीबॉडीज क्या करता है, जिस पैथोजन के लिए बनाया गया है, ये उससे जाके चिपक जाता है, उससे जाके चिपक जाता है। तो लेट्स सपोज बेटा ये बैक्टीरिया है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया है, एंटीबॉडी छोटे हैं, ठीक है, तो वो जाके यहां पे चिपक गए। एक एंटीबॉडी यहां चिपक गया, एक एंटीबॉडी यहां चिपक गया, एपिटोप्स होते हैं बहुत सारे सरफेस पे, बहुत सारे एंटीबॉडीज इस बैक्टीरिया से जाके चिपक गए, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया भारी हो गया। तो क्या ये बैक्टीरिया ब्लड में अब मूव कर पाएगा? लेट्स सपोज मैं बैक्टीरिया हूं बेटा, मैं बड़े मजे से ब्लड में मूव कर रही हूं, अब मैं इस ऑर्गन में जाऊंगी, अब मैं इस ऑर्गन में जाएगा रे, जैसे रील्स बन रहे हैं, मैं कह रही मैं लिवर में जाके खराब करूंगी, मैं पैनक्रिया खराब, मैं घूम रही हूं। लेकिन इतने में बी सेल ने बंदूकें लगा भेज दी, फर्जी चाइनीज बंदूक। 3-4 बंदूक मेरे यहां चिपक गई, 3-4 बंदूक मेरे यहां चिपक गई, कुछ मेरे पैर में चिपक गई। जब बहुत सारी बंदूक मेरे पैर में चिपक गई तो मैं भारी हो गए मेरे पैर, मैं कह रही छोड़ो छोड़ो, मैं अब मूव ही नहीं कर पा रही हूं, बंदूकें चिपकी हुई है, मैं मरी नहीं हूं, मेरे में बंदूकें चिपक गई भारी भारी, जिसकी वजह से मेरा वेट भारी हो गया और मैं एक जगह चल ही नहीं पा रही हूँ, फिर मैं एक कोने में कहीं प्रेसिपिटेट हो गई। लेकिन क्या मैं मर गई? नहीं, मैं वहीं पड़ी हुई हूँ, ऐसे मेरे से सारे चाइनीज बंदूकें चिपकी हुई हैं। एंटीबॉडीज इससे ज्यादा कुछ नहीं करता बेटा, वो सिर्फ प्रेसिपिटेट कर देता है पैथोजन को, जिसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। जैसे दूध में नींबू डालो पनीर फट जाता है ना, तो वैसे वो एक कोने में हो जाता है, सॉलिड एक कोने में हो जाता है, लिक्विड एक कोने में। तो एंटीबॉडीज का एक ही काम है, एग्लूटिनेशन, विच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, क्लंपिंग, चिपक चिपक के पैथोजन को कोने में कहीं कर देगा। अब वो पैथोजन कोने में वही पड़ा हुआ है। अल्टीमेटली तो यही दोनों आएंगे, जब मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल आके घूम रहा है, ये कौन पड़ा हुआ है, अरे ये तो पैथोजन है, इसको खा लो। अल्टीमेटली खाते यही हैं, ये चीज माइंड में याद रखना, अल्टीमेटली यही खाएंगे, ये सिर्फ प्रेसिपिटेट करके कोने में, विच इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन, करवा देंगे। यस तो ये रहा हमारा बी सेल जो एंटीबॉडीज बंदूकें बनाएगा। टी सेल वगैरह के बारे में पूरी डिटेलिंग 12th क्लास में होगी, सीएमआई वगैरह की हम बात करेंगे। लेकिन ये दोनों मिलके इम्यून रिस्पॉन्स कह रहे हैं, तो एनसीईआरटी फिलहाल यही कह रही है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स। इट इज इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स में एचएमआई, सीएमआई, इन सब में इन्वॉल्व होता है। क्या आपको सारे के सारे WBCs के फंक्शन क्लियर हो चुके हैं? फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं? जल्दी से बता दो बेटा। अब हम प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। यस मैंने मेरे कजन से बोला है पोटेशियम चाहिए। बेटा मैंने गलत इंफॉर्मेशन गलत बच्चों को दे दी है। मिलेगा ही नहीं बेटा, मिलेगा ही नहीं, ऐसे थोड़ी मिल जाता है किसी को, स्लीपिंग पिल्स तक तो मिलती नहीं है पोटेशियम, प्योर पोटेशियम मांगेंगे जाके। ओके चलो एक बार आंखें बंद, फटाक से फंक्शन रिवाइज करते हैं। WBC जो 5 टाइप के, इसमें से 2 मैम ने कहा फेगोसाइटिक है, यानी एनगल्फ करके पैथोजन को खाएंगे, M और N, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट के बाकी नाम, जब तक ब्लड में है तब तक मोनोसाइट है, टिश्यू में उसी को हम कहते हैं मैक्रोफाज, और ब्रेन में उसी को कहते हैं माइक्रोग्लायल सेल।
न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि इसके न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी बहुत सारी हो सकती है। उसके बाद मैम ने बात की किसकी किसकी की सेकंड नंबर पे मैंने बात इओसिनोफिल की कर लेते हैं। जो इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को, यानी जब हमारे ब्लड में कोई पैथोजन आता है तो इओसिनोफिल उसको रोकता है कि किसी ऑर्गन में ना चला जाए, यानी इट रेजिस्ट इन्फेक्शन। रेजिस्ट सिर्फ करेगा, मार नहीं सकता, रेजिस्ट करेगा इन्फेक्शन को। सेकेंडली, इओसिनोफिल जो है वो एलर्जी में भी हेल्प करता है। एलर्जिक ब्लड की अगर एलर्जी होती है तो इओसिनोफिल की वजह से होती है। तो इओसिनोफिल के दो फंक्शन है, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जी। देन हमने बात की है किसकी, बेसोफिल की। बेसोफिल, बेस यानी एस, सिक्रीट करेगा, तीन चीजें सिक्रीट करेगा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, एंड ये इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करेगा। यस, और इसी को हम कहते हैं मास्ट सेल टिश्यू में। जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट दो टाइप के हैं, बी सेल एंड टी सेल। ये एनसीईआरटी ने इसकी बात यहां नहीं की है, तो मैम ने सिर्फ लिख दिया है इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करता है। बी सेल एंटीबॉडीज बनाता है, कुछ बंदूकें जो पैथोजन जाके चिपक जाती है और पैथोजन को कोने में कर देती है, बस। टी सेल की मैम ने अभी बात नहीं की है। चले चल एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं WBC का, फिर आगे चलेंगे। आजा बेटा। ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल, पढ़ चुके थे, ये सब पढ़ चुके थे यहां से न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल, 60 to 65% ऑफ टोटल WBC, बिशप के परसेंटेज है। अब कहां से स्टार्ट करें, हाँ न्यूट्रोफिल से, यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फेगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय पैथोजन एंटरिंग द बॉडी, यानी मेन यही डिस्ट्रॉय करेंगे फेगोसाइटोसिस करके। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन and involved in inflammatory reaction यानी inflammation. Eosinophil resist infection, infection को resist करेगा, and are also associated with allergic reaction. Eosinophil. Lymphocyte are of two major type, B cell and T cell. Both B and T lymphocyte are responsible for immune response of the body. यस यस, चलो अब प्लेटलेट करेंगे एंड देन ब्लड ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। सो अब हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट विच इज मैम प्लेटलेट। फिर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लड सेल्स और फिर आगे चलेंगे। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, तो हम पहले ही लिख चुके हैं। प्लेटलेट का नंबर कितना होता है, यार ये तो सबको पता है कि ये तो सबको पता है कि प्लेटलेट का नंबर कितना होता है। कितना होता है प्लेटलेट का नंबर, कमेंट सेक्शन बंद करियो बेटा। यू आर हियर फॉर स्टडीज। मैं हंसी मजाक में पढ़ाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आप लोग मस्ती में रहोगे हमेशा। पढ़ाई करते टाइम पढ़ाई क्या करो, द आइडिया इज कि आपको जितना लाइट हेड होके कोई चीज करते हैं ना, उतनी जल्दी ग्रास्प करता है। डू यू अंडरस्टैंड? छोटे बच्चे एनिमेशन वगैरह, मैंने आपको पता नहीं आपकी क्लास में बताया है कि नहीं बताया है। छोटे बच्चे को एनिमेशन दिखाया जाता है, छोटे बच्चे जल्दी चीजें ग्रास्प करते हैं, क्योंकि फन चीजें, जब आपका माइंड लाइट हेडेड रहता है, जब आपका माइंड में स्ट्रेस कम रहता है, तो चीजें जल्दी ग्रास्प होती हैं। इसीलिए मस्ती में पढ़ाने का फायदा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लगे पड़े अपने में ही। तो मैंने क्या बोला, प्लेटलेट, प्लेटलेट का नंबर तो सबको पता है यार। डेंगी में, डेंगी इज इंग्लिश वर्ड, डेंगू इज हिंदी वर्ड, दोनों सही है। तो प्लेटलेट का नंबर होता है 1.5 से 3.5 लाख, यूनिट सेम है पर mm³। तो नंबर कितना है, 1.5 to 3.5 lakhs पर mm³, जिसको आप mm-3 भी लिख सकते हैं। mm-3 भी वही मतलब है, ठीक है, तो इसका नंबर हो जाता है। ओके, यस मैम। प्लेटलेट एक्चुअली सेल का फ्रैगमेंट है। एक बड़ा सा सेल होता है मेगा कैरियोसाइट, एक बेटा बड़ा सा सेल है मेगा, ये रहा एक मेगा कैरियोसाइट। ये जब फ्रैगमेंटेशन, ये बर्स्ट करता है, बूम, और छोटे छोटे इसके टुकड़े निकलते हैं, उसी को हम कहते हैं प्लेटलेट। दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट। ये एक टुकड़ा निकला, ये एक टुकड़ा निकला, ये एक टुकड़ा निकला, ये एक टुकड़ा निकला, तो छोटे छोटे जो टुकड़े निकलते हैं प्लेटलेट मेगा कैरियोसाइट से, दैट इज योर प्लेटलेट। सो ये सेल क्या है, बड़ा सा मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट
सेलुलर फ्रैगमेंट प्लेटलेट। सेल के फ्रैगमेंट से प्लेटलेट, क्या इसमें न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, सेल बर्स्ट हुआ है बस, नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सिर्फ डब्ल्यूबीसी में था, इसीलिए हमने न्यूक्लियस के वहां पे शेप्स भी देख लिए। आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं है, ये तो सेल ही नहीं है। ठीक है, नंबर हमने देख लिया। लाइफ, दे आर ऑल्सो शॉर्ट लिव अप टू 1 वीक, तो वही आप ये लोगे, लाइफ इसकी शॉर्ट लिव्ड है। लाइफ क्या है बेटा इसकी? शॉर्ट लिव्ड है। यस यस मैम। फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग कराता है। जब आपका ब्लड मैम क्लॉटिंग तो फाइब्रिनोजन करा रहा था, तो हम एक कैस्केड पढ़ेंगे कहां पे कौन हेल्प करेगा। यस, तो इसका फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग यानी कोएगुलेशन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग कराएगा। फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, एक और चीज बेटा याद रखेंगे, आना पूरी एनसीईआरटी है, ये माइंड में बिठा लो। एनसीईआरटी के बाहर नीट नहीं आता है, लेकिन अंडर अंडर ये एनसीईआरटी की वर्टिकल डेप्थ हमें जाननी है, एक एक लाइन की डेप्थ जाननी है। तो जो वर्ड लिख दिया उसी की डेप्थ के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो पंगे लेंगे आपसे तो डेप्थ के अंदर लेंगे, जो चीज है ही नहीं एनसीईआरटी में वो नहीं आएगी। इसीलिए मैम कहीं कहीं ट्रायंगल बना देती हूँ, छोड़ दो बिल्कुल, लेकिन डेप्थ एनसीईआरटी की पूरी डेप्थ हमें चाहिए। तो हमने कहा फंक्शन क्या है इसका? क्लॉटिंग फंक्शन है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यस, नेक्स्ट पेज पे चल ले। तो ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर जाने की कोशिश मत करना। यस, क्लॉटिंग में ये हमारे हेल्प करेगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि क्लॉटिंग में तो हमारा, अच्छा ये वैसे विटामिन के जो है इसको बनाने में हेल्प भी करता है, लिवर वगैरह में कुछ कुछ चीजें होती हैं, बट चलो छोड़ो। तो इतना हमारा हो चुका है, इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी ने कोई बात की नहीं है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, अब कुछ हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि एक्स्ट्रा पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा याद रखेंगे। तो सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पहले एक बार प्लेटलेट पढ़ ही लेते हैं, एनसीईआरटी का प्लेटलेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। प्लेटलेट आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, पहले लिख चुके हैं। सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, स्पेशल सेल इन बोन मैरो, पहले ही लिख चुके हैं कि बोन मैरो में ही सारे सेल्स बनते हैं, सारे फॉर्म्ड एलिमेंट बोन मैरो में बनते। ये हमने कल एक लाइन लिखी थी, ऑल, ये नहीं कि रेड बोन मैरो है तो सिर्फ आरबीसी बनेगा, सारे ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो में बनेंगे। तो वही यहां पे लिखा है, प्रोड्यूस फ्रॉम अ मेगा कैरियोसाइट, एक बड़ा सा कैरियोसाइट है, वो टूटता है तो सेल फ्रैगमेंट प्लेटलेट बनता है। हमने कल लिखा कि वो बोन मैरो में ही बनेगा। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट पर mm³। प्लेटलेट कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट जो है वो क्लॉटिंग कराता है, इसका पूरा मैकेनिज्म हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अगर टाइम मिलेगा, कोएगुलेशन कि कैसे 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 फाइब्रिनोजन कब आएगा, प्लेटलेट कब आएगा, पूरा मैकेनिज्म। यस, अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, अगर इसकी नंबर कम हो जाएगा तो ब्लड आपका निकलता ही चलेगा। क्लॉटिंग में इसकी सारी डिटेलिंग पढ़ेंगे। एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, अगर प्लेटलेट की कमी हो जाएगी। वैसे जनरली सेइंग, अगर आपके ये रहा इसका फ्रैगमेंट्स है, वैसे जनरली सेइंग अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ब्लड सेल के लिए लिखेंगे कि अगर आपने कभी नोटिस करना, अगर आपका ब्लड कहीं से निकल रहा है, ठीक है, अगर वो बहुत देर तक भी क्लॉट नहीं हो रहा है, तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है, बहुत देर तक नहीं हो रही है, तो पहला रीजन तो सिंपल, प्लेटलेट, प्लेटलेट कम है। आपने ब्लड टेस्ट कराया, प्लेटलेट सही आया, प्लेटलेट सही आया, फिर क्या हो सकता है? फिर हम आगे जाके क्लॉटिंग मैकेनिज्म में देखेंगे कि कैल्शियम की कमी से भी क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कैल्शियम की कमी है। आप कहो ये भी नहीं है, ठीक है, आपने सारे प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन सब कुछ टेस्ट वेस्ट करा लिया, सब नॉर्मल है, कोई चीज नहीं है, तो फिर आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे बेटा कि आप बहुत ठंडी जगह रह रहे हो, जैसे कश्मीर, तो बहुत ठंडी जगह पे भी क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं गई थी, स्केटिंग कर रही थी, आइस स्केटिंग कर रही थी और गिर गई थी, तो मेरी
ब्लड निकलता गया, वो बंद ही नहीं हो रहा था। एंड मैं एज आई सेड मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मुझे पता ज्यादा कुछ कमी होनी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी पैरानोइया हो जाता है। बहुत देर तक क्लॉटिंग हुई नहीं, बहुत मुश्किल से जाके वो बंद हुई। मैं डेली वापस आई, मैंने कहा मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगी। मैंने ऑल्दो मेरे उस टाइम दिमाग क्लिक कर चुका था कि ये ठंड की वजह से नहीं हो रही, बट सारी चीजें नॉर्मल होती है। तो मैं लास्ट में लिखवाऊंगी आपको द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन क्लॉटिंग वाला में। तभी तो जब आपका लैब ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो एक आइस बकेट में डाल देते हैं, क्योंकि ठंडे में कोई एंजाइम ही काम नहीं करेगा। रीजन क्या है, ठंड में क्लॉटिंग क्यों डिले होती है, क्योंकि एंजाइम रिएक्शन से पूरी क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। लो टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो एंजाइम धीरे धीरे काम करते तो क्लॉटिंग टाइम डिले हो जाता है। सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसमें से मैं बता दूंगी, आप डॉक्टर ही बनने वाले हो तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करो। बेटा अगर आपने एक अपना ब्लड लिया, अगर आपने अपना ब्लड लिया, निकाला, ठीक है, और उसको भेजा सेंट्रीफ्यूगेशन में, लेट सपोज बेटा आपने इसमें अपना ब्लड, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने अपना ब्लड डाला, उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, एक मशीन आती है, तो अपनी डेंसिटी के हिसाब से कौन कितना भारी है वो चीज उतनी नीचे नीचे सेटल होती जाती है। ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेशियो, कुछ कुछ आता है इसमें, ठीक है। तो एक बात बताओ, ब्लड के दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ऑब्वियसली प्लाज्मा लिक्विड है, तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, हल्की चीज ऊपर रहेगी ना, हल्की चीज बेटा ऊपर नहीं रहेगी, रहेगी मैम। यानी अगर आपने ऐसा किया ना तो ऊपर की तरफ आपका प्लाज्मा आ जाएगा, एकदम लास्ट में जब सेंट्रीफ्यूज करके आएगा ना तो आपको ऊपर दिखेगा स्ट्रॉ कलर का, लाइट येलो कलर का फ्लूइड आपको ऊपर दिखेगा टेस्ट ट्यूब के। नीचे नीचे जाओगे तो फिर आपको सेल सारे दिखेंगे। तो सबसे ऊपर क्या आएगा आपका, सबसे ऊपर आएगा मैम प्लाज्मा। यस, प्लाज्मा के नीचे आपके आ जाएगा, सबसे नीचे बताओ क्या होगा, आरबीसी, सबसे बड़े बड़े सेल्स हैं आरबीसी, तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा, सबसे भारी सेल विच इज आरबीसी। उसके ऊपर रहेंगे हमारे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी उससे थोड़े हल्के हैं, तो उसके ऊपर क्या रहेंगे, उसके ऊपर रहेंगे मैम डब्ल्यूबीसी। और सबसे ऊपर क्या रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा आपका प्लेटलेट। सबसे ऊपर क्या रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा मैम हमारा प्लेटलेट, क्योंकि वो एकदम ही सेल के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं। अरे ऐसे करके बना लो बस, ताकि आपको समझ आ जाए। सेकंड नंबर पे है आपका डब्ल्यूबीसी, उसके ऊपर हमारा आ जाएगा प्लेटलेट। यस, ये ब्लड के कॉम्पाउंड ऐसे हो जाएगा, समझ गए। हेवीएस्ट, हेवीएस्ट, लाइटेस्ट, सेंट्रीफ्यूज अगर हमने कर दिया। यस यस मैम, किसी भी सेल का नंबर अगर कम होता है, आरबीसी का कम हुआ, डब्ल्यूबीसी का कम हुआ, प्लेटलेट का कम हुआ, तो हम उसके आगे वर्ड लगा देते हैं पीनिया, ल्यूकोसाइटोपीनिया। ग्लूकोसाइट यानी आरबी डब्ल्यूबीसी कम हो गए। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, थ्रोम्बोसाइट कम हो गए। एरिथ्रोसाइटोपीनिया, एरिथ्रोसाइट्स कम हो गए। यस, डिक्रीज, डिक्रीज इन नंबर ऑफ, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को क्या क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोपीनिया, ल्यूकोसाइटोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, और ये तीनों को डाल देंगे डब्बे के अंदर ट्रायंगल बना के। ये ऊपर वाला मत छोड़ना बेटा, ऊपर वाले में डब्बा नहीं बनाया ना, टेस्ट ट्यूब वाला मत छोड़ना, क्योंकि वेट के हिसाब से आपको बेसिकली पता ही होना चाहिए। यहां मैम ने बना दिया है
ट्रायंगल। साइटोसिस यानी बढ़ना, आरबीसी बढ़ेगा तो हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो ल्यूकोसाइटोसिस, जिसको हम ल्यूकेमिया भी बोल देते हैं, प्लेटलेट बढ़ेगा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब इंक्रीज इन नंबर, तो नीचे ये भी लिख देती हूं मैं स्टार बना के, साइटोसिस इंक्रीज इन नंबर। एक हम लिखेंगे राउलेक्स फॉर्मेशन, इसमें कोई ट्रायंगल बना देंगे, इसमें भी ट्रायंगल राउलेक्स, बस लास्ट है बेटा, इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी। राउलेक्स फॉर्मेशन, घड़ी नहीं है ये, What do we mean by राउलेक्स फॉर्मेशन? क्या सारी आवाज होगा सब क्लियर है? इसमें से यार ये याद रखना, ये तो बहुत बेसिक है कि सबसे हल्का प्लाज्मा है, फिर प्लेटलेट है, फिर डब्ल्यूबीसी है, फिर आरबीसी है, ये तो याद रखना। ये एक बार को आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रख लेना बेटा एक बार अगर याद हो पाए तो। राउलेक्स फॉर्मेशन पता है क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अब जो डब्ल्यूबीसी है ना और जो प्लेटलेट है ये छोटे हैं, तो ये कैपिलर, इमेजिन करो दिस इज आर्टरी, कैपिलरी तो थोड़ी पतली होती है, एंड वेन फिर मोटी हो जाती है, तो ये वेन है। तो जब ब्लड मूव करता है ना, जब ब्लड मूव मैम थोड़ा सा फास्ट पढ़, ठीक है फास्ट पढ़ाते हैं। अच्छा ओके, सो नाउ आई एम सेइंग कि जब आपका ब्लड यहां से मूव कर रहा है ना, तो आरबीसी सॉरी जो प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी छोटे हैं, तो ये तो चुपचाप कैपिलरी से निकल जाते हैं। आरबीसी बड़े हैं, तो वो उनको निकलने में वो एक एक करके लाइन बना के निकलते हैं, मतलब एक आरबीसी फिर ये आरबीसी, फिर एकदम लाइन बना लेते हैं, जैसे सिक्के एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सिक्के हैं, एक साथ नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे करके लाइन बना लेते हैं, पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं राउलेक्स फॉर्मेशन, आरबीसी। तो बस इतना याद रह पाए तो ठीक है, आरबीसी स्टैक्ड, आरबीसी on each other like a coin, on each other like coins, या कैरम बोर्ड पे नहीं खेलते हो जब, like coins। डन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप, बस हेडिंग डालेंगे ब्लड ग्रुप हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज योर ब्लड ग्रुप, एनसीईआरटी आ चुके हैं, अब हम ब्लड ग्रुप पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे ब्लड ग्रुप, ओके। ब्लड ग्रुप बेटा आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, हम पढ़ेंगे दो टाइप के ब्लड ग्रुप, एक हम पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप और एक हम पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुप। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड ग्रुप यही है, क्या कहना चाह रहे हो मैम? बेटा एक बात बताओ, अगर एक क्लास में 90 बच्चे हैं तो मैं बोलूंगी ये 90 बच्चों को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूं। अगर मैंने कैटेगरी लिया जेंडर, मेल एंड फीमेल, तो मैंने एक कैटेगरी से बोला कि दो टाइप के बच्चे हैं, या तो मेल है या तो फीमेल है, ठीक है। लेकिन उसी क्लास में मैं बोल सकती हूं कि मैं 3 टाइप के बच्चे बना सकती हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि बिल्कुल ही छोटे बाल हैं, यहां तक के बाल हैं, या लंबे बाल हैं, तो उस बेसिस पे मैं 3 ग्रुप बना दूंगी, ठीक है। एक्सट्रीमली शॉर्ट हेयर, मीडियम हेयर एंड लॉन्ग हेयर, तो 3 कैटेगरी बन गई। अगर जेंडर लेके गया तो मैंने को 2 कैटेगरी बनाई मैंने, फिर मैंने कहा नहीं मैं 5 कैटेगरी बनाना चाहती हूं, तो मैं इसमें जो क्राइटेरिया लूंगी, मैं हाइट ले लूंगी कि 6 फीट से ऊपर वाले एक कैटेगरी आ जाएंगे, ठीक है, 5 8 से 6 वाले एक साथ आ जाएंगे, 5 5 से 5 8 वाले, ऐसे करके मैंने
5 कैटेगरी बनाई, तो मैं एक ही क्लास के बच्चों को अलग अलग क्राइटेरिया की बेसिस पे अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकती हूं ना। वैसे ही हम सारे इंसान जो है, हमारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ये रही मेरी आरबीसी, आरबीसी के सरफेस के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं शुगर देखूंगी, तो शुगर के बेसिस पे मुझे मिला कि किसी इंसान के आरबीसी पे ट्रायंगल वाला शुगर है, किसी आरबीसी के सरफेस पे जो शुगर है वो गोल वाला शुगर है, और किसी आरबीसी के सरफेस पे जो शुगर है वो ट्रायंगल भी है और मैम वो गोल भी है, दोनों वाले हैं। और किसी के आरबीसी के सरफेस पे मैम शुगर है ही नहीं, ना ट्रायंगल है ना गोल है। तो इस बेसिस पे, शुगर के बेसिस पे, जो आरबीसी के सरफेस पे कोई शुगर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे मैंने 4 टाइप के इंसान बना दिए यहां पे। एक में जिसमें ट्रायंगल शुगर है, एक में जिसमें गोल शुगर है, एक में जिसमें दोनों शुगर है, और एक में जिसमें कोई शुगर नहीं है। तो ये तो मैंने शुगर को देख के किया। यही मैंने किसी और चीज को देख के किया, मैंने प्रोटीन को देख के किया। तो मैंने देखा इसी इंसान के सरफेस पे ऐसा प्रोटीन है, लेकिन इसके सरफेस पे ऐसा प्रोटीन है, इसके सरफेस पे किसी और टाइप का प्रोटीन है। तो यानी कि ब्लड ग्रुपिंग आप अलग अलग टाइप से कर सकते हो, जो एनसीईआरटी साफ साफ बोल रही है इस बात को। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? As you know, blood of human being differ in certain aspect, though appear to be similar. खून किसी का भी देखोगे लाल ही दिखेगा, लेकिन सिमिलैरिटी थोड़ी है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन, हमने अलग अलग ग्रुपिंग बनाई है डिपेंडिंग किस क्राइटेरिया को लेके चल रहे हैं। 2 सच ग्रुपिंग आर, लेकिन हम पढ़ते हैं हमेशा 2 ही ग्रुपिंग को, एक एबीओ और एक आरएच, आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में इसी 2 की कैटेगरी पे हमने ब्लड को डिवाइड किया। होते एमएन ब्लड ग्रुप भी है, बहुत सारे और होते हैं। यहीं से हम इस बात को स्टार्ट करेंगे। यस, वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग आर डन, but we mainly focus on ABO and RH blood grouping. Blood of different individuals blood of different individuals vary various blood groups blood group categories various blood group categories studied. We mainly focus on ABO and RH. डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। डिस्कवर्ड बाय एबीओ जनरली किया था लैंडस्टीनर ने, वो अलग से किया था वीनर ने भी, और ये वीनर ने। डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, तो हम वीनर छोड़ देते हैं, वीनर शायद एनसीईआरटी में है भी नहीं। डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। कैसे याद रखोगे? खून को लैंड पे चेक किया गया था, खून को लैंड पे चेक, लैंड से आपका साइंटिस्ट देख जाएगा। यस, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे मैम? एबीओ। एबीओ ब्लड ग्रुप। यस यस, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा। हम सबके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस होते हैं। व्हाट आर एंटीजेंस? व्हाट आर एंटीजेंस?
मैं एक ही बार में समझाऊंगी, समझ लो कि आपकी एमबीबीएस की क्लास चल रही है, टीचर सेकंड टाइम रिपीट नहीं करेगा, सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। एंटीजन क्या होता है, मैं सच में कह रही हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि आपको पता है रिपीट करूंगी, इसीलिए आप लोग लूजली लेते हो इस बात को। मैं ब्लड ग्रुप रिपीट नहीं करूंगी, आपको एक ही बार में समझना है। एंटीजन कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में अगर आएगा तो हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज, यानी वही बंदूक, एंटीबॉडीज यानी जेनरेट कर देगी। फिर से सुनेंगे, एंटीजन किसी भी चीज को बोल सकते हैं जिसमें कैपेसिटी है कि अगर वो चीज आपकी बॉडी में आएगी तो आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी, बंदूक बना दे। ऐसी हर चीज को हम एंटीजन बोलेंगे। तो बैक्टीरिया एंटीजन है मैम, क्योंकि अगर बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आएगा तो मेरी बॉडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी। क्या कोई और माइक्रोब एंटीजन है मैम, अगर कोई भी माइक्रोब मेरी बॉडी में आएगा तो मेरी बॉडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी, यानी हर माइक्रोब एंटीजन है। यस यस मैम। अगर आपकी बॉडी का कोई सेल मेरी बॉडी में आएगा, मेरी बॉडी को मेरी बॉडी के सेल के अलावा कोई और सेल नहीं चाहिए, तो मेरी बॉडी आपकी बॉडी को सेल के मारने के लिए भी अगर बंदूक बनाएगी तो आपकी बॉडी का सेल भी मेरे लिए एंटीजन है। कोई भी चीज अगर मेरी बॉडी में आए और एंटीबॉडी बनवा दे, उन सब चीज को हम एंटीजन कहते हैं। सो ऑल पैथोजेंस आर एंटीजन्स। ठीक है, प्रोटीन्स भी एंटीजन होते हैं। कई बार आपकी बॉडी में कोई ऐसा प्रोटीन आ गया, एनिमल प्रोटीन आ गया, आपकी बॉडी कह रही है एनिमल प्रोटीन आ गया, सो प्रोटीन्स आर आल्सो एंटीजन, शुगर्स आर आल्सो एंटीजन, अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते। यस। सेकंड चीज, बंदूक हमेशा तब बनती है जब वो चीज, कोई चीज आती है। अगर मेरी बॉडी में ये एबीसी बैक्टीरिया कभी आया ही नहीं है तो मेरी बॉडी में एबीसी को मारने के लिए बंदूक है ही नहीं। लेकिन अगर ये एबीसी मेरी बॉडी में आ गया तो अब मेरी बॉडी ने इसके लिए बंदूक यानी एंटीबॉडी बना दिया। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या समझा, कि किसी भी चीज का एंटीबॉडी बनती तब है जब वो एंटीजन आता है, पहले से उसके लिए नहीं बनी हुई है, लेकिन एक बार बन गई तो फिर बनी रह जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरी बॉडी में एक बार एबीसी एंटीजन आया, मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी, तो अब ये एंटीबॉडी रहेगी। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मेरी बॉडी में XYZ आया तो XYZ के लिए एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन जब आएगा तो मैं XYZ के लिए भी बंदूक बना दूंगी। यानी एंटीबॉडी हमेशा कब बनता है, जब एंटीजन आता है तब उसको देख के बनाता, अच्छा इसको मारना है, ये लो बन गया। ओके, लेकिन एक एक्सेप्शन हम यहां पढ़ेंगे। ओके, इतनी बात समझ आई। अब हम कह रहे हैं कि हमारी आरबीसी में, हमें हर एक इंसान की आरबीसी के सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजन्स हैं, यानी ऐसी चीज जो बंदूक बनवा सकती है, उसे हम कहते, पहले तो सुनेंगे, आरबीसी एक बार बनाओ, पहले तो हम लिखेंगे इस बात को, नहीं समझ आएगा तो रिपीट, अभी सुनते चलना बस। सरफेस ऑफ आरबी surface of RBC has certain sugar molecules called antigen. Let's suppose I am saying ये एक इंसान का आरबीसी है, ये दूसरे इंसान का आरबीसी है, ये तीसरे इंसान का आरबीसी है और ये चौथे इंसान का आरबीसी है। 4 इंसान को मैं लेके चल रही हूं। अब इन चारों के आरबीसी के सरफेस पे कुछ शुगर लगे हुए हैं जिसको हम एंटीजन बोल रहे हैं। शुगर है, एंटीजन है। यस, इसके सरफेस पे लेट सपोज ए टाइप का है, इसके सरफेस पे लेट सपोज बी टाइप का है, इसके सरफेस पे ए भी है और इसके सरफेस पे बी भी है और इसके सरफेस पे कोई भी शुगर नहीं है। ओके ओके, अब मेरी बॉडी में अगर ए एंटीजन है तो मेरी बॉडी मेरी ही बॉडी को मारने के लिए तो बंदूक नहीं बनाएगी, तो मेरी बॉडी में बंदूक इसके लिए तो नहीं हो सकती क्योंकि मैं अपनी ही बॉडी के सेल को थोड़ी मारूंगी, तो मेरे पास बंदूक इसके लिए नहीं होगा। अब बी वाले के पास बी के लिए नहीं होगा, ए इसके पास कोई बंदूक नहीं होगा। अभी कंफ्यूजन आएगी, थोड़ा समझोगे आप। अब एक बात बताओ,
मैंने अभी आपको एक चीज बोली है कि बंदूक तब बनती है जब वो चीज आती है। अब इमेजिन करेंगे कि मैम के जो आरबीसी हैं उनके ऊपर ये वाला है, ए एंटीजन है। यस, ए एंटीजन है। अगर मैम के बॉडी में बी वाला ब्लड भेजेंगे तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मैम की बॉडी बी को मारने के लिए बंदूक बनाएगी, बी को मारने के लिए बंदूक बनाएगी। पहले से तो नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बंदूक तभी बनती है जब पैथोजन आता है। लेकिन ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी, ओनली एंटीबॉडी, जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी। फिर से इस बात को सुनो बेटा, जब तक कोई एंटीजन आता नहीं है तब तक उसको मारने के लिए बंदूक नहीं बनाया जाता, ऐसा होता ही नहीं है। पैथोजन आएगा तभी बंदूक बनेगी। लेकिन ब्लड ग्रुप एक एक्सेप्शन है जिसमें इंसान की बॉडी में पहले से ही एक बंदूक प्रेजेंट है ऑपोजिट वाले के लिए। यानी मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मेरे ब्लड में ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है बंदूक फॉर बी, एंटीबॉडी बी। क्या मेरे ब्लड में एंटीजन बी आया है? नहीं आया है, लेकिन मेरे में बचपन से ही प्रेजेंट है एंटीबॉडी बी कि अगर ये आया तो मारूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना बाकी केसेस में से, ब्लड ग्रुप में है। इसके पास क्या होगा? एंटीबॉडी ए। ये कोई एंटीबॉडी नहीं रख सकता, क्योंकि बेटा कोई भी इंसान अपने ही आपको मारने के लिए बंदूक थोड़ी रखेगा। तो इसके पास दोनों एंटीजन है, तो इसने कोई बंदूक नहीं रखी। कह रहा बंदूक रखी, गलती से चल गई तो। इसके पास कोई एंटीजन नहीं, तो इसने दोनों बंदूक रखी है। एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। इस बात को मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, पहले सुनो। बहुत बच्चों को आ गया होगा सब, उनको लग रहा हो क्यों ही मैम स्लो चल रही है, लेकिन कुछ बच्चों को समझाने के लिए, हम सबके आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन्स होते हैं। या तो ए एंटीजन होगा, या तो बी होगा, या तो दोनों होगा, या तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है। एंटीजन जो मॉलिक्यूल है वो एंटीबॉडी बनवा सकता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में है तो हमारी बॉडी अपने ही आपको मारने के लिए थोड़ी बनाएगी। तो इसीलिए अगर मेरे पास एंटीजन ए है तो मैं किसी भी हालत में एंटीबॉडी ए नहीं बनाऊंगी, नहीं तो अपने ही आपको मार दूंगी। तो जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी तो नहीं रहेगा। वन कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस, ठीक है मैम। इसके बाद दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा। लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट कि हमारी बॉडी कभी भी एंटीबॉडी बनाती है तब जब कोई आता है फिर उसको मारने के लिए बनाता है। तो एंटीबॉडी बी मेरी बॉडी बनाएगी तब ना जब बी आएगा, लेकिन बचपन से ही मैंने बंदूक रखा है। सो एंटीबॉडी फॉर ब्लड ग्रुप इज ओनली एंटीबॉडी विच इज नेचुरली प्रेजेंट सिंस बर्थ। इसके अलावा कभी ये चीज नहीं होती। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी, क्या ये बात सबको समझ आई है बेटा? नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी, ओनली ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी इज नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी। यस, ये एक्सेप्शन है। Blood group antibodies are only naturally occurring antibody. Otherwise, our body only forms antibody when an antigen comes. चलो दोबारा कर दूंगी एक्सप्लेन, चिंता नहीं करेंगे। अब ये बात करते हैं, इस बात को लिखते हैं। Antigens are any molecule which can generate antibodies. Antibodies are only formed
when body gets exposed to antigen, when body gets exposed to antigen, यानी बॉडी में जब एंटीजन आएगा बॉडी तभी एंटीबॉडी बनाएगी. बट ब्लड ग्रुप antigens are naturally occurring, but blood group antibodies, ब्रैकेट में anti-A, anti-B, anti-A and anti-B are naturally occurring antibodies, are naturally occurring antibody. One last time I am repeating. One last time I am repeating. One last time बेटा, एकदम खुले दिमाग से समझो. हम जितने भी लोग हैं, हम सबके आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन है. या तो ए है, या तो बी है, या तो दोनों है, या तो कोई नहीं है. ओके. अब जो एंटीजन है मेरे पास, उसका ऑपोजिट वाला एंटीबॉडी भी है. अगर मेरे पास एंटीजन ए है, अगर मेरे आरबीसी पे एंटीजन ए है, तो मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या है? वही इम्यूनोग्लोबिन, प्लाज्मा में जो होता है मेजर प्रोटीन में से. तो मेरे प्लाज्मा में मैंने मारने के लिए रखा है बंदूक बी को मारने के लिए. अगर मेरे पास बी एंटीजन है तो मैंने रखा है बंदूक ए को मारने के लिए. और अगर मेरे पास ए और बी दोनों है तो मैंने कोई बंदूक नहीं रखी है, क्योंकि अपने ही आप को मारने के लिए एंटीबॉडी थोड़ी रखूंगी मैं. और अगर मेरे पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो मैं ए को मारने के लिए भी बंदूक रखी है और बी को मारने के लिए भी बंदूक रखी है. यानी अपने वाले को छोड़ के दूसरे वाले एंटीजन को मारने के लिए बंदूक पहले से ही हम में प्रेजेंट है. ए वाले पे बी को मारने की बंदूक, बी अगर है तो ए को मारने की बंदूक, अगर दोनों है तो फिर तो कोई बंदूक नहीं रख सकते, अपने आप को नहीं मारूंगी. और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीजन को मारने के लिए बंदूक पहले से ही प्रेजेंट है. बंदूक कभी भी इसके अलावा पहले से प्रेजेंट नहीं होती कि कोई आया है नहीं पहले से मारने के लिए बंदूक रेडी है. बंदूक हमारी बॉडी तभी बनाती है जब कोई चीज आती है तब उसको मारने के लिए. यस, लेकिन ब्लड ग्रुप को मारने वाला बंदूक हमारे में पहले से ही प्रेजेंट है बिना आए उस चीज के. क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास बी तो आया नहीं, मैंने फिर भी बंदूक रखी है बी को मारने के लिए. यस यस मैम. तो यही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे कि एंटीबॉडीज यानी बंदूक, एंटीबॉडीज यानी वही बंदूक. एंटीबॉडीज आर ओनली फॉर्म्ड व्हेन बॉडी गेट्स एक्सपोज्ड टू एंटीजन, बट ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज आर नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज. यस यस मैम. अब एक बार टेबल बनाते हैं, ब्लड ग्रुप की बेसिस पे. यहां लिखेंगे ब्लड ग्रुप, यहां लिखेंगे एंटीजन ऑन आरबीसी, यहां लिखेंगे एंटीबॉडी इन प्लाज्मा. एंटीबॉडीज तो प्लाज्मा में होंगे ना. ठीक है. और यहां पे हम लिखेंगे डोनर, किस किस से ये ब्लड ले सकता है. ओके. अब ब्लड ग्रुप 4 टाइप का हो सकता है. ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी या फिर ब्लड ग्रुप ओ. अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए.
अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, यानी आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है उसी के बेसिस पे होता है। यस, ए बी में ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन में है, और इसमें नील यानी कोई एंटीजन नहीं है। अब जो एंटीजन होगा उसके ऑपोजिट वाली एंटीबॉडी प्लाज्मा में होगी। एंटीबॉडी तो वही है 3 मेजर प्रोटीन में से, तो यहां होगा एंटी बी, यहां होगा एंटी ए, यहां कोई बंदूक नहीं हो सकती और यहां दोनों हो सकती है, एंटी ए भी हो सकती है और एंटी बी भी हो सकती है, बोथ एंटी ए एंड एंटी बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगेन आप लोगों ने एक चीज रटी हुई है, अभी उसको फिक्स करेंगे। छोटी छोटी चीजें रट लिखी है आप लोगों ने। क्या किसी को जब ब्लड देंगे तो कौन किसको ब्लड दे सकता है? अब मेरे को छोटी सी एक सिंपल बात बताओ, अगर आपके घर में कोई दुश्मन आते हैं, आपके घर में कुछ लोग आते हैं, तो आप उसकी पूरी बंदूक चेक करके ही आने दोगे ना? स्ट्रेंजर से आप जानते ही नहीं हो, 10-15 लोग आ रहे हैं, तो पहले आप उसका चेक कर लोगे ना कि हाँ कोई बंदूक तो नहीं है, फिर ही उसको एंटर कराओगे। लेकिन आपने अपने घर में बहुत सारे बंदूक रखे हैं, ये वो थोड़ी चेक करेगा आके। तो जिसके बॉडी में ब्लड आता है, जिसके बॉडी में ब्लड आता है, आने वाले बंदूक को हम हटा देते हैं, आने वाले बंदूक को हम हटा देते हैं। तो जब किसी को ब्लड दिया जाता है ना, तो बस हमें ये चेक करना है कि जो डोनर है उसकी एंटीबॉडी से मुझे कोई मतलब नहीं है, जो रेसिपिएंट है उसके पास कौन सी बंदूक है। क्या मतलब समझ नहीं आया मैम? मेरी बॉडी में जब ब्लड आएगा तो बस मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास बंदूक कौन सी है। अगर ऐसा ब्लड आ रहा है जिसको मारने की मेरे पास बंदूक है, तो मैं उसको मार ही दूंगी ना। तो यानी अगर मैं बात कर रही हूं, इफ आई एम सेइंग कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो मेरे पास बंदूक है बी, तो बी को तो मैं आने ही नहीं दूंगी, क्योंकि अगर बी मेरे पास आएगा तो मेरे पास तो बंदूक है, मैं खट से उसको मार दूंगी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो मेरे पास बंदूक है ए के लिए, तो ए तो मेरी बॉडी में आ ही नहीं सकता, अगर ए आएगा तो मैं उसको मार दूंगी। लेकिन इस केस में मेरे पास कोई बंदूक ही नहीं है, तो मैं कहूंगी ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, मेरे पास बंदूक ही नहीं है। और इस वाले केस में मेरे पास दोनों बंदूक है, ए को मारने का भी और बी को मारने का भी, यानी इस वाले केस में मैं किसी से ब्लड नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं दोनों को ही मार दूंगी। यानी आपको रेसिपिएंट में चेक करना है कि रेसिपिएंट के पास किसकी बंदूक है, अब वो एंटीजन उसके घर नहीं आ सकता। यानी रेसिपिएंट को हम चेक करेंगे कि जिसको ब्लड भेजा जा रहा है उसके पास कौन सी बंदूक है, बस उसको मरने वाली चीज मत भेजो। यानी ए वाले को हम बी नहीं भेज सकते हैं, ओ भेज सकते हैं और ए भेज सकते हैं। ओ तो फिर आप सबको भेज सकते हो, क्योंकि ओ को तो कोई मार ही नहीं सकता बेटा, जिसको खोने को कुछ नहीं है उसको कौन मारेगा। ओ कह रहा है कि मेरे सरफेस पे तो कोई एंटीजन है ही नहीं, मैं तो किसी से नहीं मर सकता। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? हु हैज नथिंग टू लूज। जब कोई चीज है ही नहीं खोने को, तो फिर वो इंसान बेटा खतरनाक हो जाता है, उसको कोई चीज का डर ही नहीं है। तो वो कह रहा है मेरे पास तो कोई चीज मरने को है ही नहीं, एंटीजन ही नहीं है, तो मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, तो मैं सबके घर जा सकता हूं। तो वो इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, खुद के पास तो जा ही सकता है। यस, अब जो ये है ओ, ये लेकिन मारने की बंदूक इसके पास दोनों है, तो इसके घर अब ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, यानी ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है। यस, तो while donating blood, आप सिर्फ जिसके घर जा रहा है खून, उसके एंटीबॉडीज चेक करना है। while donating blood, एक चीज और समझ आएगी अभी आपको, while donating blood one should check antibodies of recipient. Donor should not have antigen for which recipient has antibody. Donor should not have antigen. Donor should not have antigen. Donor should not have antigen for which recipient has antibodies.
लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर मैं अब आपसे पूछूं, कॉन्सेप्ट वाइज पूछूं, तो कैसे बताओगे आप? चलो एनीवेज पहले सुन लो एक बार। डोनर के पास एंटीजन नहीं होना चाहिए ऐसा जिसको मारने का एंटीबॉडी रेसिपिएंट के घर में है, बस। अगर डोनर के पास कोई एंटीजन है नहीं तो वो सबके घर में जा सकता है। लेकिन 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 ये तो हमने रट लिया ना बेटा। एक बात बताओ, उस हिसाब से, अयो व्हाट इज दिस, हाँ, उस हिसाब से अगर हम देखें, उस हिसाब से अगर हम देखें, पहले तो इतना लिख लिया आपने, डोनर शुड नॉट हैव एंटीजन फॉर विच रेसिपिएंट हैज एंटीबॉडीज इफ, नहीं, एल्स इट विल लीड टू, अगर हमने भेज दिया, अगर मेरे पास मेरा ब्लड ग्रुप ए है और आपने मेरे में बी ब्लड ग्रुप भेज दिया, तो मेरे पास एंटी बी है, मैं सारे बी एंटीजन को पकड़ के पनीर की तरह कोने में कर दूंगी। एंटीबॉडी सिर्फ कोने में ही कर सकता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ब्लड फट जाएगा ना, अंदर से ही फट जाएगा, इट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। एल्स इट विल लीड टू क्लम्पिंग, एल्स इट विल लीड टू, एल्स इट विल लीड टू, एल्स इट विल लीड टू, अगर ऐसा हुआ तो जो ब्लड आएगा मेरे एंटीबॉडी उस ब्लड को फाड़ देंगे और कोने में कर देंगे। दैट इज, मेरे पास बंदूक है, मैं उसके सारे एंटीजेंस को पकड़ के कोने में कर दूंगी, उसके सारे। अब इससे क्या होगा बेटा, मैं ही मरूंगी, क्योंकि उसके जितने भी आरबीसी आए होंगे सब मैं कोने में करती चलूंगी, मेरी कैपिलरी पूरी फंस जाएगी उसी ब्लड से, आरबीसी से, और ब्लॉकेज हो जाएगा और मेरी ही डेथ होगी, मेरी ही डेथ हो जाएगी। यस, so donor should not have antigen for which recipient has antibodies, else it will lead to clumping, चिपका देगा डोनर के सारे आरबीसी को। क्लम्पिंग, क्लम्पिंग को ही हम कहते हैं एग्लूटिनेशन, पनीर बनना, एग्लूटिनेशन, else it will lead to clumping, एग्लूटिनेशन। यस यस, तो यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया उस हिसाब से? अभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं किया है। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? जिसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, खोने कोई मरने को कोई चीज ही नहीं है। ओ, बिकॉज इट हैज नो एंटीजन, बिकॉज इट हैज नो एंटीजन, इसको कोई मार ही नहीं सकता, इसको मरने के है ही नहीं, नो एंटीजन, तो ये यूनिवर्सल डोनर है, इसको कोई मार ही नहीं सकता, इसके पास इसको कोई कैसे मारेगा, मारने के लिए कुछ है ही नहीं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होगा? जिसके पास बंदूक ही नहीं है। अब जिसके घर में बंदूक ही नहीं है उसके घर में तो कोई भी चला जाएगा। अब ए बी के पास कोई बंदूक नहीं है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाएगा ए बी, पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज नो एंटीबॉडी, बिकॉज इट हैज नो एंटीबॉडी, ए बी के लिए नो एंटीबॉडीज, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। मैं बेटा बोर्ड चेंज कराऊंगी, पता नहीं ऐसी तैसी हो रखी, लिखती कुछ होता कुछ है। ठीक है, ठीक है, तो इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब उस हिसाब से अगर हम देखें, ए बी, ए बी एंड ओ, कौन किस किस को बेटा ब्लड दे सकता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो ए जो है, एक तो ये खुद से, कोई भी खुद से तो ले ही सकता है ना, तो ए एक तो खुद से ले सकता है, और खुद बता दो ए किससे लेगा? ओ के पास कोई एंटीजन नहीं, ओ यूनिवर्सल डोनर है, तो ये ओ से भी ले सकता है। बी सिमिलरली, बी एक तो खुद से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। क्या है, ए बी तो बेटा किसी से भी ले लेगा, एंटीबॉडी नहीं है, तो ये तो इससे भी ले लेगा मैम, ये तो इससे भी ले लेगा मैम, ये तो इससे भी ले लेगा मैम, और खुद से तो सब ले ही रहे हैं। ओ सिर्फ खुद से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता है, समझ गए ना बेटा? ए वाला ए से लेगा और ओ से लेगा, बी वाला बी से लेगा और ओ से लेगा, ए बी वाला ड्रैकुला है, किसी का भी खून ले लेगा, और ओ वाला बेचारा है, वो सिर्फ खुद से ही, क्योंकि दोनों एंटीबॉडीज लेके बैठा हुआ है।
सबको इतना क्लियर है, लेकिन मेरा एक फंडा आपसे पूछने का है कि एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमें तो जो नीट का तो हमारा हो गया, लेकिन एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि जो ए वाला है वो ओ से ले लेगा ना, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ए वाला जो है वो तो ओ से ले लेगा। कहां? किसकी गलत होगी बेटा, बताना एक बार। समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? एच एंटीजन बेटा बाद में बताऊंगी मैं। बॉम्बे, ऐसे तो बेटा बहुत कुछ है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है, ऐसी तैसी हो जाती है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में तो। हम्म मैं ये पूछना चाह रही हूं, मैं ये पूछना चाह रही हूं कि हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ए वाला तो ओ से ले लेगा, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप के पास भी तो एंटीबॉडी ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है, तो इसका एंटीबॉडी इसको नहीं मारेगा, इसके सरफेस पे ए पड़ा हुआ है, इसकी तो हम बात नहीं करते हैं कभी भी कि भाई इसके पास, ओ के पास जो दो बंदूक है ये इसको नहीं मारेगा। अभी मैम ने आपको लेमैन की लैंग्वेज में बता दिया कि किसी के घर जाओगे तो अपने बंदूक तो छोड़ के ही जाओगे, विच इज फैक्ट, लेकिन माइंड में तो आपके आना चाहिए ना कि मैम ओ सबको कैसे दे देगा, ओ के ब्लड में भी तो बंदूक है, ए को मारने का भी और बी को मारने का भी, तो ओ वाला तो सबको दे ही नहीं सकता क्योंकि ओ वाले के पास दोनों बंदूक है, तो जाके मार देगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि मैम ने आपको पहले तो लेमैन में बता दिया कि किसी के घर में जाओगे तो अपने बंदूक तो निकाल के ही जाने पड़ेंगे, बट अदरवाइज जब हम भेजते हैं तो प्लाज्मा ना के बराबर भेजते हैं बेटा। जब किसी को ब्लड डोनेट करते हैं ना तो ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स भेजते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, प्लाज्मा ना के बराबर भेजते हैं, सेल्स भेजते हैं, और एंटीबॉडीज तो प्लाज्मा में होते हैं। यस, तो ब्लड डोनेशन जब करते, जैसे निकल के वहां जाता है तो वहां पे उसको पैक करते हुए चलते हैं, यही जो मैंने आपको बताया ना, ऐसे कर करके भेजते हैं बेटा, ये तभी हमने किया भी था थोड़ा सा, ये चीज निकाल निकाल के भेजते हैं, ऊपर का हटाते चलते हैं, ऐसे ब्लड निकल के गया, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में जाता है, सेंट्रीफ्यूजन मशीन में उसको प्लाज्मा निकाल दिया जाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, तभी मैंने ये बताया था, और ये निकाल के भेजते हैं। अगर आपसे पूछते हैं एसर्शन रीजन में कि हाउ कम ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ओ के पास भी तो दोनों एंटीबॉडीज हैं, विल इट नॉट किल द रेसिपिएंट्स आरबीसी, तो आप बोलोगे कि नहीं, जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, जब किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हम सिर्फ उसका मोस्टली सेल भेजते हैं, ना कि हम प्लाज्मा भेजते हैं। तभी तो जब जब किसी को प्लाज्मा भेजते हैं ना तो उसको प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। कोरोना में कर रहे थे ना प्लाज्मा थेरेपी, बोलते नहीं थे कि प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, क्योंकि जब किसी की बॉडी में एंटीबॉडीज की कमी है तो प्लाज्मा थेरेपी करते हैं, तो ब्लड में हम सिर्फ वो भेजते हैं। यस यस मैम। ठीक है, तो विद दिस एक बार रीडिंग मारते हैं इसकी, एक बार ब्लड ग्रुप की रीडिंग मारते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाला। ओके, ABO blood grouping. ABO blood grouping is based on presence or absence of two surface antigen chemicals that can induce immune response on RBC surface. RBC के सरफेस, पॉजिटिव नेगेटिव तो कल बात करेंगे, आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए या बी एंटीजन के बेसिस पर ही ब्लड ग्रुप होता है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, एंटीबॉडीज तो प्लाज्मा में होगी, कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज, नेचुरल वर्ड लिख दिया, पहले से ही प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीबॉडी क्या है? ऐसे प्रोटीन जो बंदूक, जो रिस्पॉन्स टू एंटीजन बनते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन है, ये 12th क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। The distribution of antigen and antibody 4 अर्ब का दिया हुआ है। You probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion is done to avoid severe problem of clumping. Clumping यानी चिपक जाना, चिपका देगा सारा, and destruction of RBC.
तो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, कौन किससे ले सकता है, ये तो हम यहाँ पे अब भर ही सकते हैं, हमने तो ऐसे करके बना लिया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी भर सकते हो। ए वाला किससे लेगा, ए वाला लेगा मैम ए से या तो ओ से, ये किससे लेगा बी से या तो ओ से, ये सब से भी लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा, ओ से लेगा, और ये सिर्फ लेगा ओ से। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंड, ये वैसे मैंने सुबह ही देख लिया था बट मुझे लगा था फेक न्यूज होगी। अरे वाह यार बेटा, इस बात पे तालियां ही तालियां, तालियां ही तालियां, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। वैसे मैंने सुबह देखा था बट आई थॉट कितनी जल्दी नहीं हुआ होगा। मैंने सुबह देखा था बट मुझे लगा फेक है। मेरा ब्लड ग्रुप कल बताऊंगी, मेरा ब्लड ग्रुप कल बताऊंगी, कि कल वाले टॉपिक में आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके, एक बार बेटा आरएच वाला भी कर लेते हैं, आरएच वाला भी कर, ये हो गया हमारा। अब आरएच ब्लड ग्रुपिंग भी कर ही मारते हैं, क्या कहते हो? अच्छा, फ्रॉम, ये वाला तो पढ़ा ही नहीं हमने। From above mentioned table, it is evident that blood group O can be donated to person with many other blood group and hence O is universal donor. Person with AB blood group can accept blood from various person with AB as well. Therefore, such persons are universal recipient. AB वाले बेटा, AB वाले नहीं बेटा, आज क्वेश्चन देखो, आज डीपीपी है, आज डीपीपी है, लेकिन आज क्वेश्चंस नहीं है एंड में, तो 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में मैं आपको आरएच समझा देती हूं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कल करेंगे, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू एनी मोर। 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नहीं पढ़ाऊंगी, बट आरएच का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते, 10 मिनट लगेंगे, देन डीपीपी कर लेना, ठीक है? चलो, जिनको जाना है आप जाके लंच कर लो, मैम ने भी लंच नहीं किया। Second type of blood grouping, second type of blood grouping is RH blood grouping. RH ब्लड ग्रुप, ओके। अभी हमने AB वाला पढ़ लिया। नाउ आरबीसी के ही सरफेस पे अब हम कोई और चीज देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, क्लास को मैंने पहले डिवाइड किया जेंडर के बेसिस पे, मैंने कहा नहीं मैं तो बालों की लेंथ पे करूंगी, फिर मैंने कहा नहीं हाइट के बेसिस पे करूंगी। सिमिलरली आरबीसी पे एक और टाइप का हमें एंटीजन दिखा, विच इज कॉल्ड आरएच एंटीजन। क्या कहते हैं? आरएच एंटीजन। आरएच वर्ड आता है रिसर्च से। अब हमने देखा वो सब में नहीं है, किसी किसी पे आरएच एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे, और किसी किसी में आरएच नहीं है। अब जिनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन है, उनको हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं? आर, और इसी से आता है पॉजिटिव नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव और ये हो जाएगा हमारा RH नेगेटिव। अगर आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन है, एक दूसरे टाइप का एंटीजन, अगर है तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। अब ये RH वर्ड आता है रीसस से। रीसस का मतलब होता है मंकी। अच्छा ध्यान से सुनना, मंकीज में भी आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन मिलता है, और मंकी में, सारे मंकी में मिलता है। ऐसा नहीं कि कुछ मंकी में मिलेगा कुछ मंकी में नहीं मिलेगा, सारे मंकीज में RH के ऊपर, सॉरी आरबीसी के ऊपर RH एंटीजन होता है। लेकिन इंसानों में 85 to 90% लोगों में RH होता है, 10-15% में RH नहीं होता है। एनसीईआरटी शायद 85 बोल रही है, 80% बोल रही है, ठीक है। इंसानों में 80% में, जैसे मैंने कहा 80 to 85, इंसानों में 80 to 85% लोगों में RH होता है, और 15-20% में RH नहीं होता है। तो बेटा एक बात बताओ, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो RH पॉजिटिव, जिनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, वो तो चलो मंकी से इवॉल्व होकर आए हैं, मंकी से तो इवॉल्व होकर आए हैं, लेकिन जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है,
जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब वो मंकी से इवॉल्व नहीं होके आए हैं, वो स्वयं साक्षात एंजल हैं। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि मेरे आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, लेकिन मेरी आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन नहीं है, तभी तो मेरा ब्लड ए नेगेटिव है। यानी मैं बंदर से इवॉल्व होके नहीं आई हूं, मैं एंजल हूं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, वो बेटा डायरेक्ट आए हैं। वी ऑल आर एंजल्स, और अगर शैतानी या फिर डीमंस। अब जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, वो मंकी से इवॉल्व होके प्रॉपर जैसा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है ना, जो बेटा आप लोग जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हो, आप लोग का ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऐसे ऐसे करके आए। तो जितने भी बेटा 80% लोग हैं, ये ह्यूमन इवोल्यूशन जो हम पढ़ते हैं ऐसे ही इवॉल्व होकर आए हैं। लेकिन जो ये 15-20% लोग हैं जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये इवॉल्व होके नहीं आए हैं, डायरेक्ट आए हैं बेटा, डायरेक्ट आई हूं मैं। मेरा है ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। सब ये बेटा कहने की मजाक की बात है, ये तो जेनेटिक्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो रिसेसिव डोमिनेंट है। एनीवेज, सो हमने क्या लिखा, RH पॉजिटिव, तो हमने कहा 80% पीपल आर RH पॉजिटिव एंड 20% आर RH नेगेटिव। नहीं, ऐसा सच में नहीं है बेटा, ऐसा सच में नहीं है, ये तो मजाक में बोला है मैंने। हे भगवान, ये सच्ची में समझ जाते हैं यार, कुछ बोलना भी मुश्किल है मजाक में। ये मजाक है बेटा, ऐसा नहीं है। ये तो डोमिनेंट रिसेसिव का केस चल रहा है यहाँ पे, तो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट तो एक जैसे आ जाएंगे, रिसेसिव वाले एक जगह एक जैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जीन्स की बात है। यस, सो 80% का के पास है। RH वर्ड आता है रीसस से, RH वर्ड कम्स फ्रॉम रीसस। बस 2 मिनट दे दो। RH word comes from rhesus. RH comes from rhesus, monkey. RH antigen are found in all monkeys. RH antigen are found in all monkeys. RBC. ठीक है, ठीक है। तो ये आरबीसी की ही बात कर रहे हैं। आरबीसी के सरफेस के ऊपर अगर RH है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, आरबीसी के सरफेस पे RH नहीं है तो हम बोलेंगे नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब ध्यान से सुनो, जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है वो तो कभी भी RH को मारने के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। सो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप विल नेवर फॉर्म एंटी RH एंटीबॉडी। नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पास भी पहले से नहीं प्रेजेंट है एंटी RH एंटीबॉडी। वो तो सिर्फ एबीओ में एक्सेप्शन था कि बंदूक पहले से प्रेजेंट है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ए नेगेटिव, तो मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगा एंटी बी को मारने के लिए, लेकिन RH को मारने के लिए नहीं होगा। RH को मारने के लिए एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन अगर RH मेरी बॉडी में आएगा तो मैं बनाऊंगी, लेकिन पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप का होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव RH पॉजिटिव पीपल, RH पॉजिटिव पीपल, RH नेगेटिव पीपल। तो RH पॉजिटिव पीपल में लिखेंगे विल नेवर फॉर्म एंटी RH एंटीबॉडी, कुछ भी हो जाए, विल नेवर फॉर्म, अपने आप को मारने के लिए थोड़ी बनाएगा, नेवर फॉर्म एंटी RH एंटीबॉडी। लेकिन ये दे डोंट हैव नेचुरली अकरिंग, दे डोंट हैव naturally occurring anti-RH. They don't have naturally occurring anti-RH, but
बट विल फॉर्म एंटी-आरएच एंटीबॉडी, लेकिन बनाएगी अगर इसकी बॉडी में आरएच आए तो, बट विल फॉर्म एंटी-आरएच एंटीबॉडी if exposed to RH, if exposed to RH। समझ गए? मेरी बॉडी में पहले से एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन अगर किसी भी तरह से मेरी बॉडी में आरएच आ गया, यानी किसी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का ब्लड आया, तो मैं फिर बंदूक बना लूंगी आरएच को मारने के लिए, पहले से नहीं है। बस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इसी का एग्जाम्पल लेते हुए कल पढ़ेंगे। क्या सबको आज का लेक्चर क्लियर है? आज क्वेश्चंस नहीं है बट डीपीपी है। डीपीपी कल और आज की क्लास का मिक्स्ड होगा। अच्छा, मेरे को एक और बात बताओ, एक दो बच्चे ने लिखा है मैम स्पीड फास्ट कर दो। डू यू रियली वांट स्पीड फास्ट कर दूं? क्योंकि मैं टाइमली ही सिलेबस फिनिश करूंगी, बल्कि मैं पहले ही करूंगी हमेशा। लेकिन एकदम डेप्थ में चल के पढ़ना, बार बार रिपीट करके पढ़ने से पता है क्या होता है, चीजें आपके घुस जाएंगी, फिर आपको हो सकता है लेक्चर के बाद रिवाइज ही ना करना पड़े। पहले तो ये बता दो कि सबको समझ आ गया। पहले तो ये बता दो समझ आ गया। सेकंड करूंगी स्पीड के लिए, क्योंकि देखो मैंने मिशन 30 में भी पढ़ाया है, जहां मैंने 4 ही घंटे में इस चैप्टर को निपटाया। हर चैप्टर को जाके अगर आप देखोगे, कोई भी पॉइंट में तब भी नहीं छोड़ती हूं। तो फास्ट भी पढ़ाने को मैं पढ़ा सकती हूँ फास्ट। हाँ, अब मुझे बता दो कितने बच्चे चाहते हैं कि स्पीड सेम रहे? जो चाहते हैं सेम रहे वो थम्स अप करेंगे। ऑल तो मैं डिसाइड तो मैं खुद ही करती हूँ। कितने बच्चे चाहते हैं कि स्पीड सेम रहे वो थम्स अप करेंगे? अब जिनको लगता है ना कि फास्ट करना है, फिर आप 2x पे देख लिया करो।
मैम एक्टिव, मैम को रात को नींद नहीं आएगी, मैं रात को बेटा इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालने इसके बजाय टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालना प्रेफर करूंगी। तो कल से आपकी मैम टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाएंगी। ठीक ही लग रही है सबको स्पीड, ठीक है फिर बेटा, चलो जी चले। क्वेश्चन डीपीपी है, डीपीपी कर लेना बेटा। डीपीपी कर लेना, ऑल गुड। कुछ डाउट्स देख लें आप लोगों के। ऑल दो बेटा मैं बहुत कुछ सब कुछ ही पहले ही क्लियर कर देती हूँ, बट फिर भी हेलो मैम, मैम आपने जो कहा कि जिसका ब्लड नेगेटिव है वो एंजल है मुझे पता है आपने मजाक में बोला, पर नेगेटिव ब्लड ग्रुप पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और पॉजिटिव पे प्रेजेंट है, ऐसा क्यों? नहीं बेटा बुरा क्यों लगेगा बेटा, मुझे किसी चीज का क्यों बुरा लगेगा, आप छोटे छोटे बच्चे ही हो मेरे लिए। बल्कि पता है एनीवे यार ये ना उस पे होता है, जीन्स पर होता है। जैसे अगर आपके ऐसे ऐसे हैं, मैं आर एच को ऐसे लेके चलती हूँ, आर आर और आर और आर और आर और आर, तो इन दोनों केस में आर एच एंटीजन बनता है और इस वाले केस में आर एच एंटीजन नहीं बनता। तो जो नेगेटिव हैं हम सब के आर एच के जीन्स ऐसे हैं तो हमारे में नहीं बन रहा। अब मेजोरिटी लोग या तो ऐसे हैं या तो ऐसे हैं, इसीलिए। चले कल बताऊंगी एंटीबोवो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाला, बहुत सारी चीजें कल बात करेंगे, बहुत सारी चीजें कल बात करेंगे, ठीक है? कल नहीं, जब भी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास। चलो जी। सॉन्ग कौन सा सुनाते? सॉन्ग गला तो देखो ना कैसा सा हो गया मेरा फिर से। नींद तो मुझे बहुत आ रही है बेटा, मैं सोऊंगी नहीं। आप मेरे को स्लीप वेक साइकिल ठीक करना है अपना।